होएगा। ओके ना, ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, इनकम टैक्स में आज लास्ट वीक हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट वीक एग्रीकल्चर इनकम, इनकम व्हिच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, कुछ क्लास में काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और मैंने होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए? अगर नहीं दिया था तो मैं आज मैं शेयर करूँगा आप लोगों को। दिया था क्या? इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम का होमवर्क शेयर किया था आप लोगों से या नहीं? मुझे लग रहा है किया था, या अगर नहीं किया तो मैं आज शेयर करूँगा। क्या रे, कोई तो बताओ सर, क्या मैंने शेयर किया था? नो सर। ना सर, अच्छा ठीक है, तो मुझे आज शेयर करना है। ठीक है, मैं एक साथ आज का सैलरी के नोट्स के साथ मैं शेयर करूँगा आप लोगों को। अच्छा देखो, आज समझ ही गए होंगे आप लोग, आज सैलरी पढ़ेंगे, ठीक है। इनकम अंडर द हेड सैलरी, लास्ट वीक बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए एग्रीकल्चर पे, इनकम इज डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम पे। तो टुडेज डिस्कशन इज अबाउट 5 हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहा हूँ सर, ठीक है। मतलब जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको स्टार्ट करना है। 5 हेड्स है ना सर, इनकम टैक्स का 5 हेड है सर। 5 हेड में से आज बात करेंगे सर सैलरी को लेके, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोगों का बाकी हेड्स हो चुका है, किसी किसी का नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, राउंड द कॉन्सेप्ट में हो जाएगा सर्कल वाइज। तो आज मैं बात आपसे करूँगा सर सैलरी पे। तो सैलरी पे डिटेल्स बहुत चर्चा होना चाहिए, बिकॉज सैलरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सैलरी जो है सर, सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा टैक्स पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स वाइज। क्यों जानते हो? बिकॉज बिजनेसमैन अपना टैक्स छुपा सकते हैं। अरे, बिजनेसमैन अपना टैक्स छुपा सकते हैं, बट सैलरीड पर्सन को टैक्स छुपाने का जगह नहीं है। इसीलिए सैलरी का जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है। रिटर्न फाइल करने में भी सैलरीड पर्सन को ज़्यादा हेल्प हो जाते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, बिकॉज उसका सैलरी का सारा प्रूफ हो जाते हैं कि भाई आप कहाँ नौकरी करते हो, कितना सैलरी मिलता है, वगैरह वगैरह। आप उसको जस्ट फाइल करना है और आपका टैक्स जमा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है सर कि क्या हम लोग अगर सैलरी से इनकम करते हैं तो क्या सारा का सारा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ओके, सैलरी चैप्टर, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये चैप्टर हम लोगों को यही चीज सिखाते हैं कि अगर हम सैलरी से इनकम करते हैं तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हमसे मेरा जितना सैलरीड इनकम है क्या सारे के सारे इनकम पे टैक्स ले लेगा? सर एक सेकेंड वेट करना सर, आज विंडो ओपन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड। ओके सर, देखो, तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर हम लोग सैलरी से इनकम करेंगे तो फिर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स जमा करना होगा। बट सैलरी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिटेल्स बता के रखा है। जैसे सैलरी का डेफिनेशंस भी बहुत सारा होता है सर, मतलब नॉट जस्ट कि हमें कितना इनकम हो रहा है सैलरी के थ्रू से, इसमें आपको मिल जाता है सर, जैसे फीस कमीशंस भी सैलरी के अंदर आ सकता है, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो भी सैलरी के अंदर आ सकता है, फिर आपका बोनस आ जाता है, ग्रेचुइटी आ जाता है, पेंशन आ जाता है, ठीक है। लंबा लाइन है सर, वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलता है वो आ जाता है, मतलब लिस्ट लंबा है, मतलब सैलरीड इनकम का जो लिस्ट है वो लंबा है। और साथ में अलाउंस जो है सर, हम नौकरी करते हैं तो हमें अलाउंस वगैरह मिलता है ना सर, क्या रे, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में, अलाउंस वगैरह मिलता है ना, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है बट मिलता है, क्या रे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? क्या अलाउंस देता है कि नहीं देता? तो यस सर, ये अलाउंस का सैलरी में क्या ट्रीटमेंट करने का जगह है क्या? पूरा का पूरा अलाउंस ही टैक्सेबल कर देंगे या फिर नहीं, कुछ अमाउंट में कुछ इधर उधर एडजस्टमेंट होता है, कुछ एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ टैक्सेबल होता है, मतलब सम पार्ट्स आर टैक्सेबल, सम पार्ट्स आर एग्जेम्प्टेड, ऐसे जगह है सर। जैसे पार्क्विजिट्स का एक एरिया है, पार्क्विजिट्स का मतलब होता है कि स्पेशल बेनिफिट एक आपको, ठीक है,
आपके लिए एक स्पेशल बेनिफिट। वो बेनिफिट कैसे हो जाता है, इसको पार्क्विजिट बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं पार्क्स, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं पार्क्स। आपको स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है, आपको गाड़ी यूज करने के लिए दे दिया जाता है, कंपनी का कार यूज करते हो, ठीक है, कंपनी का कार यूज करते हो, तो क्या अगर कार यूज करते हो तो क्या वो टैक्सेबल सैलरी के अंदर आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा लिया जाएगा, थोड़ा सा बाहर कर दिया जाएगा, मतलब लिस्ट, लंबा लिस्ट है सर। तो लिस्ट आज आज हम लोगों से आप मैं लिस्ट का ही चर्चा करूंगा। अगर मैं आपको बताऊं सर, अगर आप लोग कॉपी चेक करोगे तो शायद मैंने सैलरी का इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखाया था, है ना, मोस्ट है प्रॉब्ली दादा। टू। सैलरी का जो इंट्रोडक्शन पॉइंट्स है वो मैंने किसी एक क्लास में लास्ट वीक या फिर उससे पहले वाला वीक में आप लोगों को लिखा के रखा कि सैलरी, जो सैलरी इनकम है वो किस मोमेंट में बेसिकली टैक्सेबिलिटी के लिए रेडी होता है, और किसको बोलेंगे सैलरीड इनकम, कौन बताएगा सर, कोई तो एक जन बताओ सर कि सैलरी इनकम किसको बोलेंगे, मतलब कौन सी इनकम को सैलरी इनकम बोला जा सकता है। हाँ सर, किस इनकम को सैलरी इनकम बोला जा सकता है, मतलब क्या कैरेक्टर होना चाहिए इनकम के ऊपर, इनकम का क्या कैरेक्टर होने से आप उसको सैलरी इनकम बोलोगे, बोलो ना सर। এমপ্লয়ার আর এমপ্লয়ের মধ্যে রিলেশন থাকতে হবে। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन থাকতে হবে, वेरी गुड सर, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई, रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई, मतलब जो पे कर रहा है और जो पेमेंट ले रहा है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टाइप का होना चाहिए, मतलब एक नौकरी दिया है और दूसरा नौकरी कर रहा है। अगर रिलेशनशिप ऐसा हो तो आप उसको सैलरी इनकम पे काउंट करोगे। सर पार्टनरशिप फार्म से अगर पार्टनर को सैलरी मिलता है, क्या इसको सैलरी इनकम पे लेना चाहिए? না। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, मतलब पार्टनर को सैलरी नहीं मिल रहेगा यहाँ पर, पार्टनर को अगर रेमुनरेशन मिल रहा है, जो भी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को मिलता है, ये सैलरी इनकम नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है सर? কারণ এটা হচ্ছে না এমপ্লয়ার। क्योंकि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करता है, बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, वो एक दूसरे का एजेंट है, एक दूसरे का प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जो भी पार्टनर्स है, और ये एक्चुअली इनका प्रोफेशन है। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी डेटा मिलता है वो बेसिकली बिजनेस एंड प्रोफेशन में चले जाते हैं, भले ही आपको पार्टनरशिप बिजनेस से इनकम हो रहा हो, मतलब ये एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताया, लिखा के भी रखा था मैंने आप लोगों को कॉपी में, कि आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ से आपको इनकम हो रहा है और जो जो इनकम ले रहा है, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। अगर इनके बीच का रिलेशनशिप एम्प्लॉय टाइप का है तो फिर आप आराम से क्या सोच सकते हो सर, आप आराम से सोच सकते हो कि ये इनकम तो चुपचाप सैलरी इनकम हो जाएगा, ठीक है सर। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे डिटेल्स भी पढ़े थे कि अगर मैं एक साथ तीन तीन अलग अलग जगह से सैलरी में काम करता हूँ, मतलब सुबह एक जगह में जॉब करता हूँ, शाम को एक जगह में जॉब करता हूँ, फिर रात को एक जगह में जॉब करता हूँ, मैं सारा का सारा अलग अलग जगह से जॉब करता हूँ, तो क्या मुझे सारे के सारे सोर्स से ही टैक्स देना पड़ेगा, या फिर कोई भी एक जिसमें ज़्यादा करता है वही वाला टैक्स देने से चलेगा, क्या लगता है सर? हाँ बोलो ना, सारे में ना, जितना सारा, यस सर, हर एक जगह से मुझे देना पड़ेगा। और एक चीज सर, मानो कि आपने पहले एक जगह में काम करते थे, ठीक है, मतलब वहां से भी आपको कुछ पेमेंट मिल जाता है, अभी आप वहां पर जॉब नहीं करते हो, मतलब फॉर्मर एम्प्लॉयर, ठीक है, आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर से आपको पैसा मिलता था, ठीक है, आपने जॉब छोड़ दिया, रिटायर कर लिया फॉर्मर एम्प्लॉयर से, अभी आप वो वाला जॉब नहीं करते हो, आप किसी और जगह में अभी प्रेजेंटली जॉब करते हो, तो वहां से भी आपको मिल जाता है जो प्रेजेंटली आप कर रहे हो। और फ्यूचर में भी आप सोचे हो किसके साथ बात किए रखे, ठीक है, किसी के साथ आपका बात होके रखा है, तो एक हो गया आपका फॉर्मर, एक हो गया आपका प्रेजेंट, और जिसके पास आप काम करने जाओगे, अभी तक गए नहीं, अभी तक आप गए नहीं, मतलब स्टिल आप उनके पास काम नहीं, ज्वाइन ज्वाइन नहीं किया आपने, बट ज्वाइन करने से पहले आपने कुछ एडवांस रिसीव कर लिया, ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है सर, मतलब जो लोग मतलब जिनका वैल्यूएशन होता है ना सर, कि भाई इसको छोड़ के मेरा काम नहीं हो सकता, वो लोग ना ऐसा, ठीक है मैं आऊँगा, आप थोड़ा एडवांस दे दीजिए, मतलब कुछ लोग होते हैं सर जो अपना वैल्यू इतना बना के रखता है ना, तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से भी पैसा लेके रख लेते हैं कि भाई आएंगे लेकिन पहले कुछ एडवांस पेमेंट करना होगा, एडवांस देंगे तो फिर नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करेंगे, या फिर 2 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, मतलब एडवांस बुक करना पड़ता है, जो वैल्यूएबल इंसान होते हैं उनके लिए ये सब चीजें हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर है वहां से भी आपको कुछ मिलता है, इसको क्या बोलेंगे सर,
जहां पर आप पहले काम करते थे, अगर आप वहां से रिटायर कर लिए, ठीक है, फिर भी आपको कुछ अमाउंट मिलता है, तो इसको क्या बोला जा सकता है? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ दिस इनकम? सैलरी तो है, बट किस टाइप ऑफ सैलरी है? अरे बोलो सर, कुछ तो बोलो। फॉर्मर एम्प्लॉयर से अगर आपको कुछ इनकम हो जाता है, इट्स सैलरी, बट इस तरह का सैलरी को क्या बोलोगे? क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है? बोलो। पेंशन। वेरी गुड सर, पेंशन। समझ में आ रहा है सबको? অর্পিতা বুঝতে পারলি? অর্পিতা, Yes, sir. তুই ধর আগে একজনের কাছে কাজ করছিস, যেমন ধর एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं सर, सपोज मानो आप पहले मिलिट्री में काम करते थे, ऐसे होता है ना सर, नॉर्मली मिलिट्री में कितने साल में रिटायर होते रहे नॉर्मली, मतलब जो बेसिकली जंग लड़ाई लड़ते हैं, बॉर्डर में होते हैं, कितने साल में रिटायर हो जाते हैं? 36। अरे 36 साल। अच्छा, मैं सुना 40-45 भी एक होता है ना किसी का, 40-45 का भी एक रेंज होता है किसी किसी के लिए। बीएसएफ पे ज्यादा था। अच्छा, बीएसएफ का 18 বছরের সার্ভিস লাইফ। कितना? 18 18 इयर्स। 18 इयर्स। हाँ। अच्छा, तो आप समझ रहे हो ना, सपोज आप 20 इयर्स में ज्वाइन करते हो और 18 इयर्स बाद आपको रिटायर करना पड़ा, तो जब आपका 36-38 इयर्स एज हो जाता है तो आपको रिटायर करना पड़ेगा। तो जैसे आप रिटायर कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या दे रहा है? आपको दूसरा जॉब के लिए मौका मिलता है सर, ठीक है, और आपको पेंशन भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैं देखा हूँ कि जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह हैं, रिटायर्ड बीएसएफ ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो पहले मिलिट्री में काम करते थे, अभी किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर्स है, कोई हाई स्कूल में टीचर्स है, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीवियस क्वालिफिकेशंस एंड नॉलेज, उनको ऐसे जगह में नौकरी दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो पुराना जो मिलिट्री में था, ठीक है, वहां से उनको पेंशन मिलता है ना, और अभी वो जहां पर है वहां पर उसको प्रेजेंट सैलरी मिलता है, और फ्यूचर में वो किसी के पास जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। ओके, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी मैं उनके पास गया नहीं, बट जाऊंगा, बट मैंने कुछ रिसीव कर लिया एडवांस में, तो ये भी आपका एक तरह का क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो योर सैलरी। तो ये तीनों सोर्स का, चाहे आप फॉर्मर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर वाला हो, मतलब प्रोस्पेक्टिव हो, जहां से भी कमाओगे वो सारा का सारा इनकम सैलरी में टैक्सेबल माना जाता है। याद है ना सर? ये सब मैंने लिखा के रखा, आप नोट्स चेक करो, अगर किसी का मिस है तो बताना सर, मैं आपको शेयर कर लूंगा। किस क्लास में? बेसिक जब मैं करा रहा था, बेसिक के एंड भी मैंने ये सब चीजें लिखा के रखा था। मैं सोचा था सारा हेड्स का बता दूंगा, फिर मैं सोचा ठीक है सैलरी करा देते हैं, क्योंकि सैलरी स्टार्ट करना है, तो बाकी चीज में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो हर चैप्टर का स्टार्टिंग में लिखा दूंगा, जैसे बीपी हो जाएगा, सीजी हो जाएगा, वो सब का स्टार्टिंग में बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा, फिर और एक इंटरेस्टिंग मैटर पे बात किया था सर, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता है? फॉरगोइंग ऑफ सैलरी कोई बता सकते हो सर? फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, ये सब कॉपी में नोट्स लिखा हुआ है। हाँ बोलो। सैलरी নিতে ভুলে যায়। सैलरी लेने भूल जाता है, ऐसा लोग देखे हो सर? अरे हाँ सर, ऐसा होता है। आप लोगों को पता है, सैलरी तो छोड़ो, रिसेंट ट्रेंड में एक बहुत गजब का पॉइंट हुआ है, ये आपका कुछ लोग हैं अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया, मतलब शेयर में जो डिविडेंड मिलता है ना, तो डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, कुछ या एग्जैक्ट कुछ समथिंग कुछ 1000 करोड़ के आसपास ऐसा कुछ डेटा है। तो गवर्नमेंट काफ़ी सारा ब्रोकिंग कंपनीज को पूछा है कि भाई इसको क्या करे, ठीक है, तो इसको लेके काफ़ी सारा बात चल रहा था। मैं अगर वो आर्टिकल मुझे मिलता है ना, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि डिविडेंड मिलना था, शायद किसी कारण से कोई गुजर गया होगा या फिर किसी को पता नहीं है, तो डिविडेंड क्लेम नहीं किया, मतलब डिविडेंड उनका एक्रू हो गया था बट डिविडेंड क्लेम नहीं कर पाए, या फिर किसी कारण से डिविडेंड वहीं पर रह गया, ठीक है, ऐसे होता है ना। आप लोग कंपनी लॉ में पढ़े हो सर, कंपनी लॉ जो लोग क्लास करते हो, जो लोग, তাহলে তো ইনভেস্টর এডুকেশনাল প্রোটেকশন ফান্ডে চলে যাবে ওটা। हाँ एग्जैक्टली, तो वही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। तो अगर वही वाला बात, अगर मान की डिविडेंड क्लेम नहीं हो पाता है, तो फिर ये जो फंड है प्रोटेक्शन फंड में तो चले जाते हैं, बट बहुत भारी रकम में अगर ऐसा अमाउंट होता है तो क्या इसको री इन्वेस्टमेंट करने का कुछ किया जा सकता है? तो इसको लेके कुछ दिन पहले एक बातचीत चल रहा था। ऐसे तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड तो है ही, जो एज पर कंपनीज एक्ट वो तो चला जाता ही है, बट फिर भी गवर्नमेंट को लगता है कि इस फंड को कुछ किया जाए, जिसका है उसको किसी तरह से दिया जाए, तो ऐसा कुछ बात चल रहा था। मैं अगर वो आर्टिकल मुझे मिले तो मैं आपको बताऊंगा कभी। अच्छा, तो
वैसे ही जैसे डिविडेंड के मैं बोला, ऐसे सैलरी भी ना ऐसा हो जाता है कि आप भूल जाते हो। तो सर अगर मानो कि आपका 10 महीने का सैलरी है, स्टोरी समझो सर, आपका 12 महीने का सैलरी है, आपने 3 महीने का सैलरी लेना भूल गया, लेकिन जब गवर्नमेंट आपको टैक्स मांग रहा है तो आपने 9 महीने का सैलरी विदड्रॉल किया था, 12 मंथ का सैलरी है, आपने विदड्रॉल किया था 9 मंथ का, 3 मंथ का सैलरी आपने विदड्रॉल करना भूल गया, लेकिन गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स डिमांड कर रहा है तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि 12 मंथ के हिसाब से, सपोज आपका अर्निंग है 50,000 करके, तो 50,000 इंटू 12 मंथ का कितना हो जाता है, 6 लाख। तो आपका टैक्स लायबिलिटी 6 लाख पे करोगे कि 9 मंथ इंटू 50,000 4,50,000 में करोगे, क्योंकि आपने विदड्रॉल किया 4,50,000, लेकिन मतलब रिसीव किया, लेकिन आपके एक्रू हुआ है सर 6 लाख, तो आपका टैक्स लायबिलिटी 6 लाख पे कैलकुलेट होना चाहिए कि 4,50,000 पे कैलकुलेट होना चाहिए? 6 लाख। हाँ सर 6 लाख ना, ये सर हाँ। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी में ये बात याद रखना, अगर आप फॉरगो कर जाते हो, भूल जाते हो, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट आपको ये वाला मतलब कंसिडर नहीं करता है कि आप भूलते हो तो आपका प्रॉब्लम है, वो हमको नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आप जेन्युइनली भूलना चाहते हो, अगर आप जेन्युइनली भूलना चाहते हो, भूलना मतलब बेसिकली आप सच में चाहते हो कि आपको सैलरी नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे होता है सर, कुछ कुछ कभी कभी किसी किसी केस में ऐसे होते हैं कि जो इंसान है, मतलब जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उनको लगता है कि मुझे सैलरी नहीं लेना है। अगर लेना नहीं है, ओके, तो फिर सरेंडर कर दो। तो देयर इज अ सरेंडर एक्ट, सरेंडर का एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत आपको क्या कर देना चाहिए, सैलरी सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आप सरेंडर एक्ट में फॉर्म भर के सरेंडर कर देते हो, जितना महीने का सरेंडर करोगे वो वाला अमाउंट आपको टैक्स नहीं लगेगा, उस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं भरना है। बट जितना रिसीव करोगे उतना में तो टैक्स देना ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सरेंडर करते हो तभी जाके आप उसको मतलब टैक्स लायबिलिटी से बच सकते हो उस अमाउंट पे, बट अगर आप सरेंडर नहीं करते तो आप टैक्स लायबिलिटी से बचना नामुमकिन है। सर और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बात किया था सर, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस? क्या सैलरी और वेजेस इनकम टैक्स की नज़र से सेम है, या फिर जैसे अकाउंटेंसी में हम लोग सैलरी वेजेस, फाइनेंस में भी हम लोग सैलरी वेजेस को अलग अलग से बचपन से सीखते आ रहे हैं, बट मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या सैलरी और वेजेस इनकम टैक्स की नज़र से सेम है, और अगर सेम है तो दोनों में प्रिंसिपल वाइज मतलब इनका इनका जो मेन एरिया है, क्या डिफरेंस है सैलरी और वेजेस में? वेजेस मैनुअल वर्कर के दो और सैलरी नॉन मैनुअल वर्कर के दो। सैलरी मिलता है नॉन मैनुअल वर्कर को, मतलब जो बेसिकली मेंटल लेबर से काम करते हैं, ठीक है, आप लोग जैसे, हम लोग जैसे लोग जो बेसिकली अपने दिमाग लगा के काम करते रहते हैं, ठीक है, और उतना ताकत पे काम नहीं करता। ताकत का काम मतलब जैसे कोई बड़ा मशीन हैंडल करना, कोई बड़ा बोरा उठाना, मतलब बस्ता वगैरह उठाना, भारी चीज लेना, कहीं पर ग्राउंड में जाके मिट्टी खोदना, जो भी मतलब जहां पर आपका फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वैसा टाइप का अगर कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो नॉर्मली उसको लेबर कहा जाता है, और लेबर को वेजेस मिलता है। और जो अपना मेंटल नॉलेज यूज करके नॉन मैनुअल वर्क करते हैं उनको सैलरी पेमेंट किया जाता है। लेकिन क्या इनकम टैक्स इसको अलग करता है? ना। नो सर। फ्रॉम द इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव, चाहे आप वेजेस अर्न करो, चाहे आप सैलरी अर्न करो, दोनों सेम सैलरी हेड में ही काउंट होगा। यही सब बातें लिखा के रखा था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ रे? अरे ये सब डिस्कशंस मैंने आप लोगों के साथ सैलरी इंट्रोडक्शन में बता के रखा था। सर अभी क्या बोलोगे? सर अभी ज़्यादा कुछ नहीं, आपको मैं आज पूरा सैलरी का मतलब सफ़र कराऊंगा। हाँ, सफ़रनामा, सफ़रनामा किसका? सैलरी का। हाँ, सफ़रनामा एक गाना है ना, सफ़रनामा, तो ऐसा ही आज सैलरी का सफ़रनामा होगा। चलो तो सफ़रनामा में आज क्या है देख लेते हैं। अच्छा, ये रहा आपका हेड्स ऑफ इनकम, क्योंकि मैंने आज हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर दिया, तो हेड्स ऑफ इनकम में आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ सर, हेड्स ऑफ इनकम का जर्नी, ठीक है, और उस पर सैलरी का जो जर्नी भी आपको मैं बता देता हूँ। हेड्स ऑफ इनकम में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या रे, दिख रहा है ना सबको? दिखाई दे रहा है ना सबको? है ना? यस सर। कितना हेड्स है? 5 हेड्स है, ठीक है। 5 हेड्स में आपको सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और क्या है सर? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर इनकम टैक्स को 2 मिनट में समरी किया जाए तो बस इनकम टैक्स इसी में खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा इनकम टैक्स का किताब इसी में खत्म और इसी में स्टार्ट। मतलब इनकम टैक्स का जो पूरा का पूरा एरिया कवर करता है ये 5 हेड्स, ठीक है, कि
आइडेंटिफाई करना कि भाई गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए पैसा। आप लोगों को मैंने बहुत बार दिखाया गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन, दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन हर बार दिखाता रहता हूँ, ये मैं हमेशा रखता हूँ लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को या किसी को भी, कि भाई देखो सरकार को कहाँ से इनकम होता है। हम लोग तो ये सोच नहीं पाते ना कि गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करता है। तो गवर्नमेंट का इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया है सर टैक्स ऑन इनकम। तो इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम मीन्स इनकम टैक्स। जैसे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5.5 ट्रिलियन आउट ऑफ 33.5 ट्रिलियन गवर्नमेंट को जो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट होता है उसका एक बहुत भारी मात्रा, मतलब इट्स अ वेरी मतलब स्टैंडर्ड वेटेज मिल जाता है इनकम टैक्स से। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स का जो ओवरऑल एरिया है, ये जो इनकम टैक्स है, ये क्या क्या इनकम टैक्स हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि ये 2020 का 1920 का एक डेटा है जो मैंने इंडियन बजट से निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये वाला डेटा आपको क्या बता रहा है कि अगर गवर्नमेंट को 33.5 ट्रिलियन का इनकम मतलब ग्रॉस रिसिप्ट होता है तो उसमें से टैक्स ऑन इनकम 5.5 ट्रिलियन। सर बाकी जो लोग जीएसटी क्लास करते हो दे ऑल्सो नो कि जीएसटी भी कितना बड़ा एरिया रखता है, और कॉर्पोरेट टैक्स का तो एक अलग एरिया है ही। ठीक है, मतलब कंपनी से जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, इट्स अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स ऑल्सो, बट कॉर्पोरेट टैक्स को एक अलग लेवल में देखा जाता है, जो इनकम टैक्स के अंदर भी आपको मैं समझाता रहता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि इनकम टैक्स को जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपका इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लेगा, और ये तो डायरेक्ट टैक्स है और ये बहुत दिनों से चले आ रहे हैं सर। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से ही ये चल रहा है। ठीक है, मतलब पहले तो एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स से ही गवर्नमेंट को इनकम होता था, बाकी उतना टैक्स का जरिया उतना ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, मतलब ये जो आज के डेट में जीएसटी वगैरह है ना, पहले वैट होता था, सीएसटी होता था, ये सब चीजें ना पहले 1960-70s के जमाने में बहुत ही कम होता था। तो गवर्नमेंट मेनली डिपेंड करता था डायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्स होता था, वेल्थ टैक्स होता था, जिनके पास वेल्थ ज्यादा होता था उन पे टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, अभी वेल्थ टैक्स एबोलिश हो चुका है, अभी वेल्थ टैक्स एबोलिश हो चुका है, अभी वेल्थ टैक्स का कोई जगह नहीं है, जो डायरेक्ट टैक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। आजकल ये सब नहीं है, मतलब ये वेल्थ टैक्स था सर 2000, हम लोग भी पढ़े थे 2013-14 तक वेल्थ टैक्स था, बट उसके बाद से वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया। ओके, तो देखो सर, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट्स एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशंस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। ये सब तो हम लोग पहले भी बात किए हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ एक बार। सर ये जो चार्जिंग सेक्शन देख रहे हो ना, कि भाई सैलरी के बारे में, क्योंकि टैक्स क्या है, टैक्स एक लॉ है। ठीक है, टैक्स लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट टैक्स लॉ पे जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट को तो देखना पड़ता है ना भाई, कितना भी रूल बना लो। जैसे कोई कोई से जो लोग स्पेशली सीएस पढ़ते हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशंस में कल क्लास ले रहा था मैं, तो कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में गवर्नमेंट इसको बनाया देश को चलाने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर टैक्स का भी एक बहुत बड़ा जगह गवर्नमेंट को सोचना पड़ा, बिकॉज देश तो चलेगा पर देश के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस कहां से आएगा। सिंपल बात है ना सर, देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को जुगाड़ कहां से होगा, तो गवर्नमेंट अपने जुगाड़ के लिए टैक्स लॉ बनाया। सिंपल सिंपल बात है सर, मतलब इस मैटर को ना जितना सिंपल समझो उतना अच्छा है कि भाई टैक्स लॉ क्यों बना है। सिंपल बात है, इतना बड़ा कंट्री को चलाना है, रन कराना है, तो गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना होगा। तो पहले गवर्नमेंट बोल दिया कि ऐसे ऐसे करके हम लोग समाज को चलाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम कंट्री को चलाएंगे। अरे सब ठीक है, ऐसे ऐसे मेरा डिफेंस रहेगा, ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस होगा, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर मैं रोड बनाऊंगा, वहां पर मैं सिटी बनाऊंगा, वहां पर मैं गाँव रखूंगा, वहां से मैं खेती करूंगा, वहां से मैं समुद्र से जहाज से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूंगा, एवरीथिंग इज ओके। बट सबसे बड़ा चीज, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इतना सब करने के लिए चाहिए पैसा, और वो पैसा आएगा कहां से, टैक्स से। और इसके लिए एक लॉ बनाना बहुत जरूरी था, और जो बहुत अहम है सर, अहम मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी के चक्कर में गवर्नमेंट ने सोर्स बना दिया इंडिविजुअल्स का, जिसमें सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह आ गया। तो ये देखो सर, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन तो इसका है 15। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन इसका है 15। फिर सैलरी के अंदर आपको मैं कुछ 16 वाला एरिया दिखाऊंगा, डिडक्शन अलाउएबल। मतलब सैलरी के अंदर आपको ऐसा बहुत सारा चीजें दिखने को मिलेगा जो डिडक्ट करने का मौका मिलेगा आपको, मतलब टैक्स में से छूट। डिडक्ट का मतलब क्या, जिसको आप लेस कर सकते हो, कुछ इनकम ऐसा होगा जिसको आप लेस कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं डिडक्शन। ठीक है, ये 80 से वाला 80 वाला नहीं, ये सैलरी के अंदर। ओके, तो डिडक्शन अलाउएबल। ठीक है, ये 16 के अंदर, और कुछ अदर प्रोविजंस जो सेक्शन 17 के अंदर बोला गया है। तो अगर आपको ओवरऑल कोई पूछता है कि सैलरी के बारे में कहां से कहां तक बोला हुआ है, आप क्या बताओगे? सैलरी के बारे में कहां से कहां तक बोला हुआ है, आप क्या बताओगे? सिंपल बताओगे, सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक
सैलरी के बारे में डिस्कशंस किया गया। सिंपल बात, बस इतना सा याद रखिएगा। बाकी जब बाकी चैप्टर्स करूंगा तब बताऊंगा कि हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेके 26, प्रोफेशंस 28 से लेके 44 AE, कैपिटल गेन 45 से लेके 55 A एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 56 से लेके 58 59 तक ऑलमोस्ट इसके बारे में 58 तक बोला गया है। ठीक है, तो ये सेक्शंस आपको याद रखना है। अगर आप सेक्शन याद रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स याद रह जाता है। तो इसलिए आपका फोकस पॉइंट में सेक्शन जरूर होना चाहिए सर, और सेक्शन को याद भी करना चाहिए। लेकिन सेक्शन याद कैसे रहता है सर? सर सेक्शन तभी याद रहेगा जब आपको उसके अंदर का फंडा याद रहता है। अगर आपको फंडा समझ में आ जाता है तो सेक्शंस भी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में तो आ ही रहा है आप लोगों को। तो चलो सर, देरी किस बात की, स्टार्ट किया जाए। सर क्या करें अभी? सर कुछ नहीं, सैलरी का प्रोफार्मा बताएंगे। मैं आपको बोला ना, सफरनामा सैलरी का। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है रे, बोलो साहब। यस सर। तो चलो चालू करते हैं सैलरी का सफरनामा। उसके बाद ही आगे आगे चर्चा मैं कर पाऊंगा आप लोगों से, लंबा रास्ता है। तो हेडिंग की दिए कर दीजिएगा सर, प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, सैलरीज लिख, तो सैलरीज मतलब बहुत सारा टाइप ऑफ सैलरीज आपको देखने को मिलेगा सर। अच्छा, तो इसको हेडिंग कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको 200 100 कर देते हैं। ठीक है, 100 ही रहने दो। ये सैलरी का प्रोफार्मा बनेगा। प्रोफार्मा में ही ना आपको सैलरी में क्या क्या सीखना है इसका पूरा अता पता लापता चल जाएगा सर। क्या क्या चीज़ों में हम लोग बात करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक सीरियल नंबर बना दीजिएगा सर, और एक पर्टिकुलर बना दीजिएगा, और एक अमाउंट का घर बना दीजिएगा। बस काफ़ी है सर। एक हो गया सीरियल नंबर, दूसरा हो गया पर्टिकुलर, तीसरा हो गया अमाउंट। बस इतने में चलो। और बाकी अमाउंट, एक इनर कॉलम में भी अमाउंट का जगह रख सकते हो, जहाँ पर आपको इनर में अगर कुछ अमाउंट का डिस्कशंस करेंगे तो वो भी बता सकते हो। तो 2 अमाउंट का घर आप बना सकते हो। ठीक है, तो सीरियल नंबर में आप दे दो सर ऑब्वियसली 1। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? बेसिक सैलरी। क्या स्टार्ट होगा? बेसिक सैलरी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी ये आपका कुछ अमाउंट आएगा। बेसिक सैलरी इसका कुछ अमाउंट होगा, इसको आप आउटर में रख सकते हो। बेसिक सैलरी को आप आउटर में रख सकते हो। ठीक है, तो मतलब जो भी सैलरी आप कमाओगे उसको बेसिक सैलरी के नाम से आपको सबसे पहले बोला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सैलरी। फिर आपके पास आ जाएगा सर फीस एंड कमीशन। फीस और कमीशन, फीस और कमीशन मतलब किसी को सैलरी के साथ साथ भी फीस कमीशन मिल सकता है, किसी को सिर्फ फीस कमीशन भी मिल सकता है, तो वो भी सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसको भी आउटर में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर और क्या हो सकता है सर? बहुत सारा चीज़ें आएगा, मैं आपको बताऊंगा, बहुत लंबा लिस्ट है। मैं बोला आपको कि सफरनामा। ठीक है, तो बोनस, ये भी एक तरह का सैलरी है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि बोनस क्या है, किस तरह से यूज़ होता है। आई विल डिस्कस सर। लंबा लिस्ट के अंदर एरिया और थोड़ा सा स्प्रेड होने जाएगा सर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अलाउंस का बात। क्या बात सर? अलाउंस। ये आपका बहुत समय लेगा सैलरी में, ये अलाउंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये बहुत दूर तक चलेगा सर अलाउंस। ठीक है सर, तो इस अलाउंस के अंदर भी आपको वेराइटीज टाइप ऑफ अलाउंस देखने को मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ नंबर 4 में आपको मैं डिफरेंट अलाउंस के बारे में बात करूंगा। जैसे इसको एक मेन हेडिंग करके आप सब हेडिंग बना सकते हो, जिसमें आपको मैं एक अलाउंस के बारे में लिखा देता हूं अभी, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, मैं क्यों देता है, किस लिए देता है, सब चर्चा करूंगा सर। क्यों देता है, किस लिए देता है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग, बट यू हैव टू नो दिस थिंग्स। जब भी आपको सैलरी का पूरा इनकम का डिस्कशन करना है ना, जब भी आपको टोटल इनकम पे सैलरी पूछ लेगा, तो आपको ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करना होगा, और तभी जाके आप इसका हिसाब कर सकते हो। तो डीए, मैं एक काम करता हूँ, डीए का जो अमाउंट है उसको मैं आउटर में कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आउटर में कर देता हूँ। तो इस तरह से डीए हो गया। फिर आ जाएगा आपका, अच्छा इसको नेक्स्ट पेज में करूँगा,
HRA हाउस रेंट अलाउंस। DA हो गया, DA के बाद आ जाएगा पॉइंट नंबर B दे देना सर, पॉइंट नंबर B दे देना। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस सर आप लोग सुने होंगे ऐसा, या फिर देखे भी होंगे, कोई कोई एक्सपीरियंस भी किए होंगे जो लोग जॉब वगैरह किए हो, कि आप अगर किसी जगह में जॉब करते हो किसी कंपनी के अंडर में, तो वो कंपनी आपको रहने के लिए रेंट प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको रहने के लिए, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में तो देखा जाता ही है, कोई कोई प्राइवेट कंपनीज भी आपको हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि आपको जिस पर्टिकुलर सिटी में रहने के लिए मौका मिला है, उस पर्टिकुलर सिटी में आप रेंट लेके रहो, बट वो रेंट आपको कौन प्रोवाइड करेगा? कंपनी प्रोवाइड करेगा, मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर इस तरह का कुछ भी आपको मिल रहा है तो वो भी क्या है सर, सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बट सर कितना बनेगा, क्यों बनेगा, वो तो मैं आपको धीरे धीरे बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा चलो सर, ये सब प्रोफार्मा वगैरह तो लंबा चलेगा सर। एक क्वेश्चन एक बार मैं आपको बताता हूँ, चलो एक क्वेश्चन मुझे आप करके बताओ, तो अभी अभी मुझे करके बताओ, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप का, मतलब सैलरी का हिसाब लगाने का तरीका सिखाने के लिए मैं आपको ये लिखा रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे सैलरी का हिसाब लगाते हैं या फिर सवाल कैसे हो सकते हैं। एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा आइडिया आने के लिए, और कोई मेरा इरादा नहीं है, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जो लोग एकदम फर्स्ट टाइम सैलरी पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय, या फिर जो लोग भूल चुके हो बहुत दिन पहले पढ़े थे, मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ बी लिमिटेड। मिस्टर एक्स बी लिमिटेड में काम करते हैं। रिसीव दी following during the previous year 2021। यही चल रहा है ना आजकल। अरे करंट जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, इस प्रीवियस ईयर को क्या नाम से बता सकते हैं सर? करंट प्रीवियस ईयर 2021 ना? Yes, अरे sir. हाँ ना, यस सर, ओके। तो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। तो इसमें इनको क्या क्या मिल रहा है, जैसे मैं आपको बोला ना बेसिक, ये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी मिल रहा है इनको 10,000 पर मंथ का। ठीक है, 10,000 पर मंथ का बेसिक दे दिया गया इनको। डियरनेस अलाउंस इनको मिला है 2,000 पर मंथ का, और इनको बोनस भी मिला है सर 20,000 का। इनको कमीशन भी मिला है 200 पर मंथ के हिसाब से। आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है सर, इनकम अंडर द हेड सैलरी। जल्दी बोलो सर, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जल्दी मुझे करके बताओ कि इसका इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना हो जाएगा। इसका इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना हो जाएगा? अरे क्वेश्चन समझ में आया सबको? बड़ा ही एकदम बच्चा जैसा क्वेश्चन दिया मैं आप लोगों को, एकदम वेरी सिंपल वेरी बेसिक क्वेश्चन। मिस्टर एक्स एक कंपनी में काम करते हैं, ज़्यादा कुछ इनकम इनको है नहीं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है इनका। रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। बेसिक कमा रहा है 10,000 पर मंथ, डीए कमा रहे 2,000 पर मंथ, बोनस ले रहा है ये 20,000 का, कमीशन ले रहा है 200 पर मंथ का। अच्छा, क्या बोनस भी 20,000 पर मंथ कर दे क्या? अरे क्या बोनस 20,000 पर मंथ कर दे? क्यों, पर मंथ करने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? बोनस हाँ? तो एक बार पर मंथ হয় না তো। यस सर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको सोचना पड़ेगा। मैंने देखा सर बहुत स्टूडेंट को कि गलती से कर लेता है, मतलब वो जानता है, जैसे बेसिक 10,000 पर मंथ बोला तो उसको एनुअल, ये सभी चीजें आपको एनुअल लेवल में कन्वर्ट करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप मंथली हिसाब से सैलरी नहीं बोल सकते, आपको एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज इनकम टैक्स मंथली पे करते हैं कि एनुअली पे करते हैं? इनकम टैक्स मंथली पे करते हैं कि एनुअली पे करते हैं? एनुअली। यस सर। तो ये जो भी डेटा है आपको एनुअल कैलकुलेशन करना होगा, जो भी डेटा है आपको एनुअल कैलकुलेशन करना होगा। तो बहुत केस में मैं देखा गलती से क्या कर लेते हैं ना,
सब कुछ इंटू 12 करने का ऐसा आदत हो जाता है कि बोनस को भी इंटू 12 कर लेता है। अरे नहीं, बोनस थोड़ी ना इंटू 12 होगा, बिकॉज बोनस तो आपको एक ही बार मिलता है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में बोनस कब मिलता है नॉर्मली वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में बोनस मिलता है ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। ठीक है, ये दुर्गा पूजा का टाइम है। दुर्गा पूजा का बोनस ये जो मिलता है ना, ये जो कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं, शॉपिंग मॉल में इतना भीड़ लगता है, ये किसके कारण जानते हो? ये सैलरीड पर्सन के कारण। क्या बात करते हो सर, सैलरीड पर्सन के कारण? हाँ सर, ये जो दुकान में भीड़ लगता है ना, ये सैलरीड पर्सन के कारण। और जितना दुर्गा पूजा सामने आता है, आप देखते रहना, उतना भीड़ बढ़ता है। स्पेशली ये जो वीक है, आप देखना इस टाइम पे भीड़ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी बोनस रिलीज करने में टाइम लगा देता है। ठीक है, तो जैसे ही बोनस मिलता है तभी जाके वो दौड़ के बाहर है। मैं आम आदमी का बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, वो सुपर रिच लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, संख्या में कौन ज्यादा है, सुपर रिच लोग नहीं, मिडिल क्लास। ओके, इनको जैसे ही बोनस मिल जाए वो दुकान में शॉपिंग के लिए भागा भागा दौड़ेगा। ठीक है, मतलब जो हस्बैंड है वो जैसे ही कमा के लाएगा एकदम, या फिर अगर मिसेस भी कमाते हैं तो उनको भी जैसे मिल जाए, बच्चे लोगों को लेके एकदम शॉपिंग का मजा लेने जाएगा। हाँ, और देखना आप लोग, इसी कारण होता है कि जैसे दुर्गा पूजा जितना नजदीक आते हैं उतना भीड़ बढ़ता है, बिकॉज बोनस देरी में आता है ना। तो पूजा के पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन भीड़ इसलिए हो जाते हैं। क्या सही बोल रहा ना रे? दादा हाँ बोलो। বলছি গ্রস স্যালারি 166400। ऐसा ही कुछ होगा, मुझे लग रहा है तो सही बोल रहे Yes, sir. 166400. हो। हाँ, वेरी गुड सर, सबने किया रे? हाँ सर। नेट सैलरी 1,16,400। 1,00,000 16,400। 16,400 स्टैंडर्ड डिडक्शन देके। हाँ सर, 50,000। वेरी वेरी गुड सर। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। प्रीवियस ईयर क्या है? 2021। असेसमेंट ईयर क्या है? 21 22। ओके, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21 22। इसमें अब क्या करना है आपको? ज्यादा कुछ नहीं करना है सर, ज्यादा कुछ नहीं करना है मतलब, सर ज्यादा कुछ नहीं करना है मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल आपको टोटल करना है, टोटल करके बताना है कि इसको कितना सैलरी देना होगा, बस इतनी सी बात है। सर बेसिक का कितना हो जाएगा अर्पिता? देख, बेसिक कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 12 कितना हो जाता है? 1,20,000। सही ना? डियरनेस अलाउंस हो जाएगा, इसका भी एडजस्टमेंट वगैरह आता है डीए का, आगे आगे चर्चा होगा सर। डीए का एडजस्टमेंट कैसे होता है, कब यूज करते हैं, आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज। अब तो मैं फॉर्मेट भी नहीं कराया, सफरनामा कंप्लीट भी नहीं किया, मैं बस आपको बीच में अचानक एग्जाम्पल्स में लेके आ गए। 2,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 24,000। क्या बोनस भी मिल रहा है? और अभी तक क्या करें, बोनस भी 20,000 इंटू 12 कर दूं? नो सर, वेरी गुड सर। बोनस सिंपल क्या करना है? 20,000, कुछ नहीं करना है, सिंपल बोनस में पुट कर देना है 20,000। और कमीशन का क्या करें? 200 इंटू 12 इक्वल्स टू 2400। वेरी गुड सर। टोटल करने से आप लोग मुझे ऑलरेडी बता चुके हो सर, ग्रॉस सैलरी इज 1,66,400 है ना? ग्रॉस सैलरी 1,66,400। ओके, अब ये ग्रॉस सैलरी हो गया। अब इसमें क्या कहना है आपको? स्टैंडर्ड सर डिडक्शंस तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा, बाद में मैं बात करूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस के अंदर जैसे मैं आपको बोला ना सर, अलाउंस के अंदर आएगा, ठीक है, बहुत सारा आएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो आप कभी भी किसी भी मूवमेंट में लगा सकते हो। ठीक है, ये पहले नहीं था, हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे ये सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता था सर। ठीक है, बट ये 2017 से मोस्ट प्रोबेबली ये वाला चीजें एप्लीकेबल हुआ है। पहले 40,000 का डेटा हुआ करता था, अभी इसको 50,000 कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस सेक्शन 16
सबसेक्शन क्या होगा रे, कौन IA। बोलेगा सेक्शन? IA, ठीक है, या फिर इस तरह से 1A भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 16 सबसेक्शन IA, या फिर हाँ ऐसे ही बोलो यार। तो 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 में ये वाला जो IA है सबसेक्शन में, इनको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो फिर 50,000 तक आप दिखा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है आधा अधूरा है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि सर अमाउंट ऑफ, मतलब ऐसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस 16 IA, अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 व्हिचएवर इज लेस, अमाउंट ऑफ सैलरी, अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 जो कम होगा, ये होता है कॉन्सेप्ट व्हिच एवर इज लेस। मैं आपको सब समझाऊंगा ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आपको सब समझाऊंगा। ये तो मैं समझाना चालू ही नहीं किया, जस्ट मैं आपको अचानक से एक क्वेश्चन कराने के लिए आ गया। तो ये 50,000 आपका यहाँ पर लेस हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड है, सभी सैलरीड पर्सन को मिलता है सर, ठीक है। और किसको नहीं मिलेगा वो आगे चर्चा होगा, एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 IA, दैट इज 166,400 माइनस 50,000, एंड दैट इज, इसको आप ऐसे बोल सकते हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ये सबसे लास्ट में आता है ग्रॉस के बाद, जैसे ग्रॉस सैलरी आ जाए उसके बाद ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का एरिया चालू होता है। नॉट जस्ट दिस IA, 16 सबसेक्शन 2 भी है, ठीक है। आई विल डिस्कस, वेट करो, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्या आएगा, सब कुछ मैं आपसे बात करूंगा आगे। बट करेंटली एक डिडक्शन तो इसको मिल जाएगा, तो ये डिडक्शन मिलने के बाद इसका कितना हो जाएगा सर, 1,16,000 16,400 है। ओके सर, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इनकम नेट सैलरी। अंडर द हेड सैलरी या नेट सैलरी। तो ये इनका सैलरी इनकम हो जाएगा। अब इसके ऊपर इनको टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर इसका दूसरा और कोई इनकम है नहीं तो क्या टैक्स पेमेंट करना होगा? प्रोफेशनल टैक्स ना, वही प्रोफेशनल टैक्स वगैरह मैंने तो यहाँ पर बोला नहीं, उसका एडजस्टमेंट हो जाता है सर पुराने सेक्शंस में। प्रोफेशनल टैक्स वगैरह मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर ही एक जगह आ जाते हैं। मैं वो सब अभी डेटा यूज नहीं किया। अगर प्रोफेशनल टैक्स होता, अगर आप पहले पेमेंट करते तो उसको अभी यहाँ पर आप 16 सबसेक्शन 3 में ऐड कर देते, बट मैं यहाँ पर इसको कुछ लिया नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ डेटा है नहीं ना हमारे पास। तो ये वाला तो क्या है ना, स्टैंडर्ड है, मिल जाता है, इसलिए मैं इसको दे दिया। बाकी प्रोफेशनल टैक्स वगैरह का कुछ डेटा भी है नहीं, तो मैंने इसको अभी कुछ यूज नहीं किया। तो मैं अभी इतना बस पूछना चाहता हूँ कि ये सैलरी इनकम तो आपका निकल गया, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में काफी सारा एरिया है सर, मैं डिस्कस करूंगा अभी, सफरनामा में बात करूंगा, मतलब प्रोफर्मा में। लेकिन करेंटली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्या इसको टैक्स पेमेंट करना होगा? इसका और कोई ना। इनकम अगर है नहीं तो, ठीक है, अगर और कोई इनकम है नहीं 1,16,400 में, मैं ज्यादा कर दिया गया, 1,16,400 इज, इसमें कोई टैक्स नहीं होगा सर, बिकॉज 2,50,000 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, अरे है सही तो, ना। ओके। तो बेसिक लेवल में सैलरी का इनकम टैक्स ऐसे कैलकुलेट होता है, एकदम वेरी बेसिक लेवल में, जिसका कुछ नहीं है, एक सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सिंपल पॉइंट है, बेसिक है, डीए है, बोनस है, कमीशन है, बस इतना दे दिया और सैलरी पूछने आपको पूछ लिया कि भाई बता दो इसका सैलरी टैक्स कितना होगा, तो आपको इस सिंपल हिसाब लगाना है। लेकिन क्या सर इतना ही होता है क्या? अरे सर और लंबा लिस्ट होता है, जितना गहरा जॉब उतना गहरा हिसाब, जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जॉब में आपको क्या क्या नहीं मिलता, मतलब बहुत सारी चीजें मिलता है तो उसका भी अलग अलग हिसाब होगा। जैसे मैं आपको लंबा लिस्ट अभी लिखा रहा हूँ ना सब, तो वही लंबा लिस्ट अभी चलेगा। तो बेसिक हो गया, फीस कमीशन हो गया, सर आइडिया आ गया ना सर कि क्या करना है सैलरी में, आपको सीखना है, अलग अलग इनकम को फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से डिडक्शंस वगैरह एग्जाम्शंस वगैरह कैलकुलेशन करना सीखना है, ठीक है। कितना तरह कौन से इनकम को सैलरी के अंदर इंक्लूड करेंगे, दिस ऑल आर द लिस्ट। तो बेसिक, फीस, कमीशन, बोनस, अलाउंस, अलाउंस के अंदर आपने लिख दिया सर डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस के बाद हम लोगों को बताना है सर आपको HRA, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंस पे कुछ बात कर लिया जाए, चलो। अरे सबको समझ आ रहा है, बोलो सर। ओके, तो ये भी एक तरह का अलाउंस होता है हाउस रेंट अलाउंस का। हाउस रेंट अलाउंस मतलब बेसिकली आप घर लेते हो कि कहीं पर रेंट पे जा, मतलब जॉब करते हो और आपको कंपनी की तरफ से कुछ पैसा मिल रहा है रेंट के लिए, ठीक है।
कंपनी आपको दे रहा है, इसको अलाउंस बोलेंगे, सिंपल इसको बताते हैं सर अलाउंस, ठीक है। एक तरह का मतलब सुविधा देना एम्प्लॉय को, सुविधा देना एम्प्लॉय को। लेकिन कितना सुविधा को टैक्सेबल किया जाएगा और कितना सुविधा को नॉन टैक्सेबल किया जाएगा, इसके लिए आपको कुछ मुझे बताना पड़ेगा। जैसे अगर आपको HRA मिलता है कंपनी से, अगर आपको HRA मिलता है कंपनी से, ठीक है, तो अमाउंट को आप यहाँ पर नोट कर लो, इनर कॉलम में नोट कर लो, दिस इज द इनर अमाउंट, दिस इज द इनर अमाउंट एंड दिस इज द आउटर अमाउंट। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको लेस करना होगा। सर क्या लेस करेंगे? ऐसे तो मैं HRA के ऊपर बाद में आपको डिटेल्स कराऊंगा, सिर्फ HRA का भी सवाल कर लेता है एग्जाम में, ठीक है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लिस्ट का मतलब LEAST सर, ओके। ये लिस्ट का मतलब होता है इनमें से जो सबसे कम। LIST लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो लिस्ट होता है, LIST मतलब तालिका बोलते हैं हम लोग बंगाली में, या फिर जो लिस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। बट दिस इज द लिस्ट, LEAST लिस्ट, मतलब इनमें से जो सबसे कम होगा वो आपको माइनस करने को मिलेगा, मतलब एग्जेम्प्ट करने को मिलेगा। तो उसमें क्या क्या शामिल है सर? लेस करना है, HRA रिसीव से लेस करना है क्या क्या चीजें, मतलब आपको उनमें से जो सबसे कम होगा वही लेस करने का मौका मिलेगा, जिसका लिस्ट मैं आपको अभी देता हूं, मतलब लिस्ट का लिस्ट देता हूं। HRA actually received, HRA actually received, ठीक है, इनर में रखिएगा सर। अच्छा, इसको और इनर में रखिए, मतलब इसके भी अंदर रखिए, मतलब बस पर्टिकुलर के अंदर ही रख लीजिए। HRA actually received rent paid minus 10% of salary, rent paid minus 10% of salary for the relevant period, for the relevant period, मतलब जिस पर्टिकुलर पीरियड का सैलरी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पीरियड का 10% ऑफ द सैलरी आपको काउंट करना पड़ेगा। मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं HRA कैलकुलेशन आपको कराऊंगा कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो डिस्कशंस का पॉइंट रहेगा सर, ठीक है। मतलब सैलरी का एक एक पॉइंट, एक एक डिस्कशंस रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, सफरनामा लंबा है, ध्यान से रहिए और मजा से सुनिए और मजा से समझिए। प्रोविजंस के ऊपर बेस करके पूरा टैक्स बना हुआ है, ठीक है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस जैसे बोला है वैसा चलना है। तो रेंट पेड माइनस 10% फॉर द रिलेवेंट पीरियड, और एक कॉन्सेप्ट इज दर 50% ऑफ सैलरी इफ accommodation is in, if accommodation is in 4 बड़ा शहर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ओके। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल, कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल, दिल्ली नॉर्थ मतलब आपका दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली का कैपिटल या दिल्ली का कैपिटल, एंड चेन्नई मीन्स तमिलनाडु का कैपिटल, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली खुद में ही, ये किसी का किसी स्टेट का नहीं है, खुद ही एक यूनियन टेरिटरी है और उसका कैपिटल मतलब इंडिया का कैपिटल, सॉरी मैं किसका कैपिटल बोल रहा था। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई लिख लिया था। अगर आपको एकोमोडेशन इन चारों शहर में मिलता है, ये 4 क्या है जानते हो? इट्स 4 ओल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। सर ओल्ड मेट्रोपॉलिटन मतलब एक्चुअली सदियों से चले आ रहे हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 100 साल से होगा, तो बड़ा शहर। लेकिन आजकल सर 8 मेट्रोपॉलिटन है, इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका बैंगलोर, हैदराबाद, पूना और आपका मोस्ट प्रोबेबली अहमदाबाद, ठीक है। तो टोटल आपका हो जाता है 4 और एक्स्ट्रा, मतलब जो टोटल 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज करेंटली इंडिया में है। बट हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को इनकम टैक्स में अभी तक जगह नहीं मिला, ये लोग अभी भी स्ट्रिक्ट टू दी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो अगर आपका एकोमोडेशन ऐसे जगह में मिलता है तो उसका 50% अमाउंट आपको सैलरी का लेना पड़ता है। सर अगर ये 4 शहर में एकोमोडेशन नहीं है, तो अगर ये 4 शहर में नहीं है तो फिर हिसाब सिंपल है सर,
40% of salary if any other city, if any other city, if any other city for the relevant period। कोई दूसरा कोई भी शहर, मतलब चाहे वो बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, भुवनेश्वर हो, सिलीगुड़ी हो, आसनसोल हो, जमशेदपुर हो, जो भी आपको, कानपुर हो, लखनऊ हो, जो मर्जी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, नोएडा हो, गुड़गांव हो, न्यू टाउन हो, ठीक है, कुछ भी शहर आपका मर्जी में आप ले लो, अगर वो कोलकाता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, तब वो बन जाएगा 40%। 40% ऑफ सैलरी in any other city for the relevant period। क्या रे, आप लोग हो या नहीं? मेरे को तो किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है आज। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है ना? तो सर इस तीनों में से जो अमाउंट आपका कम होगा, तीन अमाउंट क्या क्या है सर? HR एक्चुअली रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड एंड 50% ऑफ द सैलरी और 40% ऑफ द सैलरी। 50% ऑफ द सैलरी कब काउंट होगा? जब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई होगा। भारत का 4 बड़ा शहर, ठीक है, भारत का 4 सबसे बड़ा शहर जिसको यहाँ पर लाया जाता है, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काउंट करते हैं। बिकॉज एक साउथ का सबसे बड़ा है, एक ईस्ट का सबसे बड़ा है, एक वेस्ट का सबसे बड़ा है और एक नॉर्थ का सबसे बड़ा है। यही मेन रीजन है ये 4 शहर का, मतलब शहर का पॉपुलेशन ज्यादा होने के पीछे, ठीक है। साउथ में जाओगे तो सबसे ज्यादा लोग चेन्नई में रहते हैं, इधर आओगे तो सबसे ज्यादा लोग कलकत्ता में रहते हैं, इधर जाओगे तो सबसे ज्यादा मुंबई में रहते हैं और इधर जाओगे तो सबसे ज्यादा दिल्ली में रहते हैं। दिख रहा है ना सर आप लोगों को? 4 कोने में 4 शहर। कह रहे दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। यस ना? तो ये 4 सिटी याद रखिएगा, मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया। अगर ये 4 सिटी में आपको रेंटल अकोमोडेशंस का मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो आपका हिसाब हो जाएगा 50% का। अगर ये 4 शहर छोड़ के कोई भी शहर आप भारत के अंदर लो ले लो, उसका 40% का ही प्रोविजन इनकम टैक्स के पास है। भले इसके जैसा बड़ा शहर आज के डेट में बन गया है, इवन और ज्यादा ग्रोइंग है, लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सब आजकल कोलकाता को भी मतलब बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, किसी इवन चेन्नई भी कुछ पीछे चले जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि इनका पॉपुलेशन सिनेरियो, मेगा सिटी एरिया, जो ओवरऑल ब्रेड्थ है ना सर सिटी का, वो मेगा सिटी वाइज अगर देखा जाए तो कोलकाता में भी आज भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसी कारण, यही सब रीजंस को अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानते हैं। शायद कभी और बाकी 4 को भी इंक्लूड कर सकता है, मेरे को लगता है कि शायद कभी कर लेगा। अभी तक का अमेंडमेंट अभी तक इस मैटर में लाया नहीं। तो चलो सर आगे बात करते हैं। और तो सर ये HRA का हिसाब क्या हो गया? HRA का हिसाब ये हो गया कि आपको हाउस रेंट अलाउंस जो भी मिलेगा उसमें से आपको ये तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो अमाउंट आपको लेस करना है, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेशन आपको नहीं करा रहा हूँ बिकॉज अभी मुझे आपको मैथ नहीं कराना है, अभी मैं आपको सम्स नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बस प्रोविजंस बता रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी बार बार क्वेश्चन में चला जाऊंगा ना तो सफरनामा कंप्लीट करने में देरी हो जाएगा। तो HRA लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। HRA एक्चुअली रिसीव्ड, rent paid minus 10% of salary for the relevant period and 50% of the salary if accommodation is in Mumbai or 40% if any other city। इन तीनों अमाउंट में से ये जो तीनों अमाउंट है आपका, ये तीनों अमाउंट में से जो अमाउंट सबसे लीस्ट होगा, मतलब सबसे कम होगा, वो अमाउंट लेस हो जाएगा HRA से और बाकी अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर बात कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो, बात कुछ समझ में आ रहा है सर? यस सर। ठीक है, ये तीनों अमाउंट जो मैंने आपको दिखाया ना, गोला किया, इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगा वो अमाउंट इधर आ जाएगा और बाकी अमाउंट आपका टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। इस तरह का हाउस रेंट अलाउंस में भी आपको एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। चलो सर और आगे बात बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, ये सब अभी अलाउंस में चलेगा। मैं बोला ना आपको कि अलाउंस का सफरनामा लंबा है, अलाउंस का सफरनामा लंबा है। तो पॉइंट नंबर सी में हेडिंग कर लो सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बच्चे लोगों के पढ़ने के लिए, सर आप लोगों का तो बच्चा लोगों का बात नहीं आता है, मतलब पेरेंट्स के लिए सोचो आप, ठीक है।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में लेस हो जाता है कितना, कौन बताएगा, तो बता सकते हैं क्या, बोलो साहब। 100 per child. 100 पर चाइल्ड, आगे बोलो, कंप्लीट नहीं हुआ। 2 child. हाँ, मैक्सिमम 2 Two child. child. थैंक यू सर। 100 पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। 100 पर चाइल्ड पर मंथ, ओहो मैंने गलती कर दिया, पर चाइल्ड पर मंथ, ओके, 100 पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम दो बच्चा तक आपको डिडक्शन मतलब ये एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है, ठीक है, बाकी अमाउंट टैक्सेबल में चला जाएगा। तो 100 रुपया करके 2 बच्चे का 12 महीने का जो हिसाब होता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चा, ठीक है, अप टू 2 बच्चा। अगर किसी का 4 बच्चा है, 3 बच्चा है, नहीं मिलेगा सर। नहीं सर, मेरा तो बच्चा सभी समान है ना, मैं कैसे अलग कर सकता हूँ, आपके ऊपर है, आप इतना ज्यादा बच्चा करोगे क्यों। हाँ, ऐसे ही देश का पॉपुलेशन में इतना प्रॉब्लम है। हाँ, ये हम लोगों को जो हम लोग का जो पूर्वज थे उनको समझ लेना चाहिए था, ठीक है, इतना ज्यादा बच्चा कर करके पूरा एकदम दिमाग खराब करके रखा, मतलब इतना पॉपुलेशन करने के कारण ना भारत का लिविंग स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम हो गया, नहीं करना चाहिए था इन लोगों का, मतलब इतना दिमाग में भूसा भरा हुआ था, पूरा भूसा भरा भरा हुआ था, क्या सोचता था पता नहीं। सब स्पेशली गांव साइड में क्या सोचता था कि मेरा जमीन है, वो देखेगा कौन, बाहर से लेबर थोड़ी ना लाएंगे, खुद खुद के घर का ही बच्चा होगा और वही जमीन में खेती करेगा, ये सोच सोच के बच्चा बनाते गया। इसलिए गवर्नमेंट ये सब 2 बच्चे तक का लिमिट, ऐसे देखो ऑफिशियली तो बोला नहीं है, ठीक है, ऐसे तो हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट इंदिरा गांधी लाया था, बट वो चला नहीं उनका कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब शायद फिर से आएगा, एक रूल बन रहा है हम दो हमारे दो, अभी बनेगा ना उतना बवाल नहीं मचेगा, बिकॉज अभी पब्लिक बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो चुका है, उतना बवाल नहीं बनेगा। बट इंदिरा गांधी जिस टाइम पे करने का कोशिश किया था उस टाइम पे मुश्किल था, पता है ना सर, इमरजेंसी लग गया था ये सब चीजों के ऊपर, जानते हो सर, 77 75 के दौरान का बात कर रहा हूँ। রাজীব গান্ধী বলেছিল। नहीं, वो एक्चुअली इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तो नहीं था वो, एक्चुअली हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट, वो राजीव गांधी वो नारा कंटिन्यू कर रहा था, एक्चुअली ये संजय गांधी, मतलब जो हमारा, एक्चुअली राजीव गांधी तो पॉलिटिक्स में था ही नहीं, वो तो फॉरेन में पढ़ाई करता था आपका, संजय गांधी मेनली पॉलिटिकल मैटर समझाता था, मतलब संभालता था। इंदिरा गांधी का मेन जो लीडर था वो संजय गांधी जी थे, और संजय गांधी मेनली ये सब चीज़ों पे मेनली प्लान करके काम करता था। फिर राजीव गांधी के ज़माने में भी ये वाला बात आगे बढ़ रहा था, आज भी ये बात चलता है, बट अभी तक इस मैटर पे कोई लॉ अभी नहीं बनाया गया, ऐसे ऐसे कंसर्न भी उतना नहीं है पहले जैसा। भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एवरी ईयर 2.5% है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए सबसे बेस्ट होगा, अगर 1% 1.5% के आसपास आ जाए तो अच्छा है, थोड़ा बहुत ग्रोथ अच्छा है सर, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे चाइना को प्रॉब्लम हो गया, वो लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी ला दिया ना, एक से ज्यादा बच्चा नहीं ले सकते, और इसमें क्या हो गया, अभी चाइना फिर से वो पॉलिसी हटा दिया, इस पॉलिसी हटाने के बाद मतलब चाइना का मेन प्रॉब्लम ये हो गया कि ओल्ड एज पीपल बढ़ जाता है, और ओल्ड एज पीपल ज़्यादा बढ़ जाने से भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारा मैटर है सर एक देश को चलाना, और अभी बड़ा कंट्री को तो और मुश्किल है। जैसे यूरोपियन नेशंस में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर क्योंकि बहुत लो पॉपुलेशन है, जैसे देखो ना कनाडा वगैरह में देखते नहीं हो, कोई भी बोलते हैं कि आ जाओ हम वीज़ा दे देते हैं, हाँ, कनाडा में बहुत इजीली वीज़ा वगैरह मिल जाता है, वहाँ पर काम करने के लिए लोग ही नहीं है, मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए लोग नहीं है, तो सब बाहर से ही लोग जाके वहाँ पर बैठते हैं। देखा आप लोगों ने, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, उसमें से कनाडा वन ऑफ दी फेमस कंट्री है इस मैटर पे, कि सब बाहर से ही लोग जाके वहाँ पर बस रहा है, बिकॉज वहाँ पर कंट्री चलाने के लिए कोई है ही नहीं, कौन चलाएगा कंट्री को, कौन चलाएगा। अच्छा, तो ये लिख लिया आप लोगों ने, 100 पर चाइल्ड पर मंथ, ओके, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ओके। ये सब पॉलिसी के पीछे कुछ तो वजह होगा, आप लोग वजह को भी ढूंढो, तो आपको क्या होगा ना, आप हमेशा याद रख पाओगे कि क्यों है, किस लिए है, किसके कारण हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा पॉलिसी ले रहा है, आपको समझ में आता जाएगा, और जैसे समझ में आता जाएगा आप उस मैटर को हमेशा याद रख पाओगे कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स में ये प्रोविजंस लाता है तो क्यों लाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगा सर। तो ये रहा आपका अलाउंस का एरिया, और ये रहा आपका मैक्सिमम, इतना आप लेस कर सकते हो, बाकी अमाउंट बाहर में कर दो सर, आउटर में, ठीक है, टैक्सेबल के लिए टोटल इनकम पे काउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या जाएगा सर? चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पे आपको अलाउंस तो मिल जाएगा, तो जो अलाउंस आपको मिलेगा, क्या कुछ लेस करेंगे यहाँ से? कौन बताएगा? चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस से कुछ लेस हो सकता है क्या? कोई बताए मुझे, ट्राई करो। 300 per child per month up to 2 children. 300 पर चाइल्ड पर मंथ, वेरी गुड सर, 300 पर चाइल्ड पर मंथ, ठीक है। 300 पर मंथ पर चाइल्ड, ऐसे भी ऐसे लिखो नॉर्मली, पर मंथ पर चाइल्ड ऐसे लिखो, ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। 300 करके आपको हॉस्टल अलाउंस तक मिल सकता है, अप टू कितना बच्चा रहे? वही 2 बच्चा मैक्सिमम 2। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट आपको बता ही रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता ही रहा है कि आपको सुविधा नहीं मिलेगा, 2 बच्चे के ऊपर का सुविधा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा बच्चा मत लो, ठीक है, ये इनकम टैक्स वाले ही आपको बता रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वाला अमाउंट जो भी रहेगा, ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, और फिर बाकी अमाउंट आपका आउटर में पुट हो जाएगा टोटल इनकम में। ये देख रहे हो ना सर, सब बीच में कैसे कैसे डिडक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब डिडक्शन आपको चैप्टर के अंदर ही आपको पता चलेगा कि भाई कौन से चैप्टर में, ऐसे जब हम लोग बीपी करेंगे, मतलब बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, सभी का अपना अपना हिसाब है, ठीक है। तो ये अपना अपना अंदर का हिसाब आपको पता होना चाहिए। ओके सर, समझ में आ गया? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ओके सर। अभी लिख लो सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्या लिखोगे? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपको खर्चा मिलता है ना? अरे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने से आपको ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मतलब आपको आने जाने के लिए आपको पैसा मिलता है ना? तो ये जो पैसा है, क्या ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है? हाँ सर, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा या फिर कुछ अमाउंट माइनस हो सकता है, क्या लगता है? कुछ लेस होगा क्या? স্যার নর্মাল এমপ্লয়িজের ক্ষেত্রে তো পুরোটাই ট্যাক্সেবল, শুধু হ্যান্ডিক্যাপ্টের ক্ষেত্রে 3200 এক্সাম্পল। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। देखो सर एकदम से लाजवाब, 3200 पर मंथ इन केस ऑफ ब्लाइंड, बोल के रखा है, ब्लाइंड है उनके लिए होगा, डीफ है उनके लिए होगा, डम्ब है उनके लिए होगा। ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब, ओके। अंधा, काला, बोबा, ओके। अंधा, काला, बोबा, काला समझते हैं ना, जो सुन नहीं पाता, और डम्ब मतलब जो बोल नहीं पाता, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। एक सेकेंड सर रुको, बहुत जोर से बिजली कड़क रहा है। ये सर, ये साइक्लोनिक प्रॉब्लम ही वेस्ट बंगाल का पीछा नहीं छोड़ेगा लग रहा है मुझे। ऑर्थोपेडिकली handicapped, orthopedically handicapped employee only. ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय ओनली, लिख लिया रे? ये अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा, बट नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए नहीं होगा सर, नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए नहीं होगा, बात ध्यान रखिएगा। माइनस करके आउटर में बिठा दो। ये सबको समझ आ रहा है हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? बोलो सर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तक समझ में आ गया सर? हम लोग अभी किस पॉइंट में चल रहे हैं, आपको समझ में आ गया ना? हम लोग इस पॉइंट में चल रहे हैं सर जहाँ पर अलाउंस शुरू हुआ था, और अलाउंस पे डियरनेस अलाउंस के बारे में बात तो थोड़ा बहुत था, अभी किया, बाद में और चर्चा होगा। HRA में बात किया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में बात किया, हॉस्टल अलाउंस के बारे में बात किया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में बात किया। लेकिन सर क्या और भी अलाउंस है? क्या लगता है? अरे क्या और entertainment allowance. ये सर एंटरटेनमेंट है, वेरी गुड सर।
चलो, तो जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, अब इसके बाद आपको ये कौन सा होगा, एफ में आ जाएगा एंटरटेनमेंट। ये सब याद रखना पड़ेगा सर, तो क्लास में ही आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, बाद में बार बार याद क्या करोगे, इतना अच्छे से धीरे धीरे चल रहा है, याद कर लो। बाद में याद करने के लिए टाइम लोगे क्या, स्मार्ट वर्क करो सर। क्लास में पढ़ाई आधा से ज्यादा हो जाना चाहिए। आप बोलोगे नहीं अभी क्लास कर लेते हैं, फिर घर में 2 घंटा 3 घंटा आराम से सो के पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं होगा। सीएससीए बनने में, सीएस बनने में इतना टाइम नहीं देगा आपको कोई, ठीक है। क्लास करते करते आप याद कर लो, दिमाग में जितना घुसाना है पढ़ते पढ़ते घुसा लो। बाद में क्या पढ़ोगे, बाद में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रोविजन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्लास में ही कर लेना चाहिए। दिमाग को एक ही टाइम पे इस्तेमाल करना सीखो। मेरे हिसाब से तो यही स्मार्ट वर्क कहलाते हैं सर। बहुत लोगों को मैं देखता हूं पहले लिख लेते हैं ना, अभी अभी कौन याद करेगा, इतना दिमाग में कौन लोड डालेगा, फिर बाद में करेंगे, और बात करते करते एग्जाम आ जाता है और फिर सोचता है क्या कर दिया, पहले कर लेता तो। अदर अलाउंसेस, कितना सुंदर बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। अदर अलाउंस में इंक्लूडिंग, इसलिए मैं सबको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, कुछ नहीं करो बस क्लास। मैं देखा हूँ जो भी स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट करता है ना, उसका एक चीज मैं बार बार कॉमन चीजें देखता हूँ, वो क्लास बहुत अच्छे से करता है। इसका मतलब क्या, उसका घर का जो पढ़ाई का टाइम है ना वो कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर अलाउंस इंक्लूडिंग ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस करोगे तो आपको कंपनी से पैसा मिलता है। सीटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ये क्या होता है सर, ये क्या होगा, सीटी कंपेंसेटरी अलाउंस का मतलब क्या हो सकता है, क्या लग रहा है बोलो, क्या रे সিটি হোম সিটি ছেড়ে অন্য কোনো সিটিতে পোস্টেড থাকলে তার জন্য একটা আলাদা অ্যালায়েন্সেস দেওয়া হয়। यस, बट इसका मतलब एक्चुअली तब होता है अगर आपका होम सिटी से आप जिस सिटी में शिफ्ट कर रहे हो, अगर वहां का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, मतलब वहां का लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं बोलना चाहिए, अगर लिविंग कॉस्ट हाई है, स्टैंडर्ड ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत जगह है जहां सस्ता में भी आप अच्छा लाइफ जी सकते हो। लिविंग कॉस्ट अगर वहां का हाई है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोलकाता छोड़ के बैंगलोर जा रहे हो, तो अगर बैंगलोर का लिविंग कॉस्ट हाई है तो आपको एक्स्ट्रा देता है ना कंपनी। सेम कंपनी में काम करते हो, ठीक है, सेम कंपनी में काम करते हो, कोलकाता में जो मिलता है बैंगलोर में उससे ज्यादा मिलता है। क्यों, क्यों रे, रीजन क्या है, लिविंग कॉस्ट हाई, इसलिए देखा गया है सर ज्यादातर केस में, अगर आपको कोई कंपनी कोलकाता में 25,000 दे रहा है, बैंगलोर में आपको 35,000 दे रहा है, आपको लग रहा है बैंगलोर जाके काम कर लेते हैं 35,000 मिलेगा, बट देखा जाता है कि अल्टीमेटली वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, बिकॉज लिविंग कॉस्ट के हिसाब से वही चीज आप 25,000 में कोलकाता में आराम से बिता सकते हो, बट बैंगलोर में वही खर्चा चलाने के लिए आपका 10,000 खर्चा ज्यादा हो जाता है। जो घर का रेंट आपको यहाँ पर 10,000 में मिल जाता है, वही रेंट लेने में आपको वहां पर 20,000 पड़ जाता है। क्या मैं कुछ सही बोल रहा हूँ रे, हाँ है ना, एग्जैक्टली जो घर का रेंट का बात ही अगर मैं कर लूं, वही घर यहाँ पर आपको 10,000 में मिलेगा तो बैंगलोर में आपको 20,000 में मिल रहा है, तो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट बराबर का हो जाता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, काम वही है। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है नहीं मुझे बैंगलोर जाने में ज्यादा पैसा दे रहा है। हाँ, बहुत डिफरेंस अगर कोई रीजन हो, अगर आपका पोस्ट हाई हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है, कि आपको पोस्ट हाई हो रहा है, बैंगलोर जाने से आपका पोस्ट ज्यादा होगा, आपको ज्यादा मतलब कम से कम 30-40% हाइक कर रहा है, ठीक है, तब अलग बात, तब आप जरूर जाओ, तब क्यों रहोगे। बट ये 25 की जगह 35 मिल रहा है तो बैंगलोर चले जाते हैं, ज्यादा मिल रहा है ना, 1 लाख की जगह 1,20,000 मिल रहा है, बोकामी होगा, ये बुद्धू का काम हो जाएगा। 1 लाख की जगह अगर 1.5 लाख मिलता है तो ठीक है जाओ, 20,000 के लिए मत जाओ। हाँ, अगर कोई बोलेगा नहीं मैं बैंगलोर में जाके छोटा सा एक कोठरी सा घर में रह जाऊंगा, मेरे को पैसा का जरूरत है बचाने का, वो अलग बात। मतलब अपना अपना खुद का लिविंग स्टैंडर्ड को डाउन करके अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बैंगलोर में भी ऐसा जगह है मुझे पता है जहां पर आप सस्ते में भी रह सकते हो, काफी सस्ते में, लेकिन सेम स्टैंडर्ड जो आप कोलकाता में बिताते हो वही स्टैंडर्ड अगर आपको बैंगलोर में जाके बिताना है तो वो कॉस्टली पड़ जाएगा। सही बोला ना रे, आप लोगों को भी नॉलेज है मुझे पता है।
ओके सर, तो अलाउंस का लिस्ट मैंने आपको लिखा दिया, मोटा मोटी जो मेन अलाउंस था मैंने आपको लिखाया। बाकी आगे बात करते करते अगर कुछ और अलाउंस ऐसे आ जाएगा मैं आपसे जरूर बात कर लूंगा, बट दीज आर बेसिकली एक अलाउंस का एक लिस्ट है जो आपको प्रोफार्मा में मेंटेन करने का जरूरत पड़ सकता है। ज्यादातर केस में यही सब अलाउंसेस दिखता है, ठीक है, यही सब अलाउंसेस दिखता है, मतलब जनरली। बाकी आगे और चर्चा में अगर कुछ निकल के आता है तो आई विल डिस्कस, ठीक है। याद रखिएगा सर अलाउंस का लिस्ट, ओके। क्या रे, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, मैं इधर जैसे जैसे बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, उधर आसमान में बिजली कड़क रहा है इतना जोर से, मतलब वो बताना चाहता है कि सबको समझ आ गया, तुम पढ़ाते जाओ। टैक्सेबल परक्विजिट्स हेडिंग करना सर, टैक्सेबल परक्विजिट्स। सर अलायंस और परक्विजिट्स में फर्क क्या है? हाँ, कोई बता सकते हो सर? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलायंस एंड परक्विजिट्स? कोई आइडिया है किसी को? छोटा मोटा बड़ा जो भी आइडिया हो बता सकते हो। यू कैन शेयर योर व्यूज, अलायंस और परक्विजिट्स के अंदर फर्क क्या है? हाँ सर। স্যার অ্যালায়েন্স তো সবাই পায়, পারকুজিট সবাই পায় না। अलायंस सबको मिलता है, परक्विजिट सबको नहीं मिलता। सर मैं आप लोगों को लिखा दूंगा अलायंस और परक्विजिट्स का डिफरेंस, आप लोग, मैं नोट्स में ही लिखाऊंगा क्लास में, ठीक है। नॉर्मली सर अलायंस जो होता है वो ज्यादातर केस में कैश में मिलता है, ज्यादातर केस में। परक्विजिट जो होता है ना वो कैश और काइंड दोनों हो सकता है। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड है सर, अलाउंस आपको अनयूजुअल कंडीशंस के लिए मिलता है, ठीक है। अनयूजुअल कंडीशंस मतलब जैसे मानो कि सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, जैसे कि अलाउंस है कि ये आपको एक अनयूजुअल कंडीशंस के लिए मिल रहा है कि कंडीशंस चेंज हो रहा है तो उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब, जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट है तो मिल देगा आपको अलाउंस। लेकिन परक्विजिट्स के बारे में ऐसा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट या अनयूजुअल कंडीशंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अलाउंस पे आपका कोई राइट नहीं होता, ये बात याद रखना सर। अलाउंस पे आपका कोई राइट नहीं होगा, बट परक्विजिट्स में एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। परक्विजिट एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपका राइट आता है परक्विजिट्स पे। समझ में आ रहा है सर? मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी, आगे आगे मैं लिखाऊंगा। समझ में आ गया सर पॉइंट्स? परक्विजिट्स में आपका अधिकार आता है बिकॉज ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अलाउंस एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अलाउंस पे राइट आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है, मतलब वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कंपनी प्रोवाइड करता है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, बट दिस इज नॉट एज पर एग्रीमेंट नॉर्मली, बट परक्विजिट एग्रीमेंट वाइज ही होता है आपके साथ, ठीक है सर। ओके चलो आगे बात बढ़ाते हैं। टैक्सेबल परक्विजिट्स, टैक्सेबल परक्विजिट्स में ये इसका भी लिस्ट लंबा है, लंबा रास्ता है। चलो, वैल्यूएशन ऑफ, याद रखिएगा सर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये क्या है सर? रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है? अरे रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है? क्या लग रहा है, जल्दी बोलो। कोई तो बोलो सर कि रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या हो जाएगा? हाँ हेलो बोलो। কোনো জায়গা থাকে সেখানে থাকতে দেয়। আরেকবার বল, আমি আওয়াজটা ক্লিয়ারলি বলো না। মানে কোম্পানির নিজের ফ্ল্যাট থাকে যেটা কোম্পানির নিজস্ব, আলাদা করে রেন্ট দিতে হয় না, ওখানেই থাকতে দেয়। यस वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। कंपनी आपको अपने ही घर में रहने का जगह देता है, ठीक है। कभी फर्नीचर लगा के देते हैं, कभी बिना फर्नीचर का देते हैं, बट रेंट फ्री एकोमोडेशन, आपको रेंट देना नहीं पड़ेगा, बट कंपनी आपको अल्टीमेटली वो सुविधा दे देते हैं रहने का। तो ये आपके लिए परक्विजिट्स कहलाता है सर। जैसे कि HRA था ना, हाउस रेंट अलाउंस, आप रेंट लेते हो कंपनी में जॉब करने के लिए, कंपनी आपको रेंट पे करता है, ठीक है। कंपनी आपको रेंट के लिए हाउस रेंट अलाउंस पे करता है, रेंट पे नहीं करता, अलाउंस पे करता है, ठीक है। लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या हो गया, आपको कंपनी के घर में रहने का मौका मिलेगा, वेरी गुड सर,
ठीक है, आपको कंपनी के घर में रहने का मौका मिलेगा, बस कभी फर्नीचर के साथ, कभी बिना फर्नीचर के साथ, जैसा घर उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी भी होगा। ठीक है, घर जैसा वैसा टैक्स लायबिलिटी भी होगा। तो कैसे हो सकता है, लिखो सर, वेयर, अच्छा प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इसका भी खेल है। वेयर द एकोमोडेशन is provided by the government to its employee। अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को दे रहा है तब क्या होगा, तब इसका हिसाब देख लो। तब इसका हिसाब है लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, उस घर का जो लाइसेंस फी वगैरह है जो गवर्नमेंट डिसाइड किया वो वाला अमाउंट, उससे से लेस कर दो सर रेंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर। रेंट कौन पे करेगा, आप तो नहीं करोगे, बिकॉज ये तो रेंट फ्री है आपके लिए, एम्प्लॉय के हाथ में रेंट फ्री है ना, मतलब जो जॉब करने जा रहे हैं अर्पिता उसके हाथ में रेंट फ्री है ना। क्या रे, अर्पिता को मैं बार बार पूछ लेता हूँ बिकॉज अर्पिता बहुत छोटी है, इसलिए पूछ लेता हूँ अर्पिता को। बोल अर्पिता, आवाज नहीं आ रहा है। ए, आप लोगों से कनेक्टेड हूं मैं, नेटवर्क इशू है। दादा ओके, रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो यहां पर एम्प्लॉयर ही पे करेगा, एम्प्लॉय पे नहीं करेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट एंड रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, तो ये अमाउंट लेस होके आपका हिसाब होगा। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन का जो भी हिसाब आप करोगे उसका हिसाब इस तरह से डिटर्मिनेशन होगा। वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय, देन जो लाइसेंस फी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और वहां से एम्प्लॉयर जो पे करेगा, बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल, मतलब ये हिसाब में आ जाएगा। ठीक है, ये जो अमाउंट है यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोचना है आपको। तो याद रखिएगा सर, गवर्नमेंट है अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, नॉन गवर्नमेंट है तो भी देखना पड़ेगा क्या है। चलो देखते हैं और क्या हो सकता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, where the accommodation is provided by any other employer, where the accommodation is provided by any other employer। any other employer means सरकारी नहीं है रे बाबा, सरकारी नहीं है, सरकार छोड़ के कोई और, एनी अदर में वो आ जाते हैं। वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, क्या हो जाएगा, कोई बता सकते हो क्या? अरे अच्छा, एनी अदर एम्प्लॉयर में भी कुछ और कंडीशंस लगा देते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी एरिया चल रहा है सर। इफ एकोमोडेशन, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सर, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है खुद का, अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है, हिसाब क्या होगा? सिटीज, सर शहर का बार बार बात आ रहा है। यस सर, नॉर्मली नौकरी कहाँ है, शहर में ही है। सिटीज हैविंग पॉपुलेशन, गांव का नौकरी कितना है गिना जा सकता है। गांव में लोग क्या नौकरी करने जाते हैं सर? जैसे मेरा गांव जो है ना सर, वहाँ पर लोग क्या काम के लिए जाते हैं मुझे पता है। एक है स्कूल टीचर्स जो बाहर से आते हैं, कोई कोई रहता है, सब कोई नहीं रहता। नॉर्मली आसपास के 40-45 किलोमीटर के रेंज से ही लोग आते हैं। उसमें से कोई कोई हॉस्टल फैसिलिटीज लेता है। फिर आपका स्कूल छोड़ के और क्या है, फॉरेस्ट ऑफिस है, जंगल एरिया है, फॉरेस्ट ऑफिस है। यहाँ पर मेरा नेटिव है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही, आपका बिहार झारखंड बॉर्डर के आसपास है, बंगाल के एकदम बॉर्डर एरिया में आता है झारग्राम एरिया। अब देख के आपको पता चल जाएगा, जंगल एरिया, ठीक है, ये वाला जी सर। देखा यहाँ पर लोग क्या क्या काम करने आते हैं, ज्यादातर केस में मैंने देखा स्कूल में आते हैं, फॉरेस्ट डिविजन, ये मानिकपड़ा एरिया है बेसिकली, फॉरेस्ट के लिए जॉब करने के लिए आते हैं। कोई कोई सर वो
कैनल सिस्टम चलता है ना, कंसावती कैनल बोल के होते हैं, वहां पर जॉब करने के लिए 2-4 लोग आते हैं। और बैंक, हाँ बैंक में 10-12 लोग आते हैं। ओवरऑल अगर मैं जॉब बोलूँ, पूरा छोटा शहर है, उसमें हार्डली बाहर से, और कॉलेज है सर, कॉलेज भी है, कॉलेज में भी आता है सर 10-15 लोग बाहर से आते हैं। ऑलमोस्ट कुल मिला के 100 लोग आता होगा। और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, वही 100-150 लोग होगा जो बाहर से जॉब करने के लिए आता होगा, मतलब रहने के लिए, कुछ लोग और चले जाते होंगे। तो इसके लिए और क्या सोचना, ठीक है। लेकिन मेनली जो जॉब का बात होता है वो नॉर्मली कहाँ होता है सर, सिटी में। जैसे सर ये सिटी है खड़गपुर, हाँ खड़गपुर एक सिटी है, छोटा शहर है, ऑब्वियसली 3 टियर सिटी में गिना जाता है, ठीक है। शहर के अंदर जो आएगा, जैसे मैं आपको अभी शहर के बारे में बात करूंगा, ये देखो ये खड़गपुर रहा, और ये क्या है अपना, ये क्या है रे, कलकत्ता, हाँ हार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, दिख रहा है ना आप लोगों को। शहर का पॉपुलेशन बहुत वाइटल करता है सर। मेरे को मैप में 2 शहर दिख रहा है, इसलिए मैं आपको 2 शहर के बारे में बताता हूँ। एक हो गया कलकत्ता, दूसरा हो गया खड़गपुर, और एक शहर में ले लेता हूँ, और एक शहर कहाँ मिलेगा, जमशेदपुर दिख जाना चाहिए था मुझे, कहाँ चला गया जमशेदपुर, सामने ही होना चाहिए। जमशेदपुर, जमशेदपुर, ये रहा जमशेदपुर, जमशेदपुर, खड़गपुर, कोलकाता। सर क्या बताना चाहते हो सर, अभी जो मैं आपको जो पॉइंट बताना जा रहा हूँ ना सर, इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट ये बात है कि शहर का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके, शहर के पॉपुलेशन पे डिपेंड करके आपका हिसाब होगा, ठीक है। तो कोलकाता का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है सर। अरे क्या कोलकाता का पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख है? Greater than 1 crore. नहीं, ऑफिशियल पॉपुलेशन इज 40 लाख ऑफिशियल, ठीक है। और तू जैसे बोल रहा है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है मेगा सिटी वाइज, और ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है कोलकाता मेगा सिटी में। लेकिन अगर मैं प्योर कोलकाता का बात करूँ तो ये 40 लाख के आसपास का पॉपुलेशन है कोलकाता का, प्योर कोलकाता का पॉपुलेशन। बाकी जो सब ऑफ एरिया मेगा सिटी लेके जो होता है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का। तो एकदम चुपचाप आंख बंद करके 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। सर जमशेदपुर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 10 लाख से ज़्यादा होगा? नहीं, 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा, इतना बड़ा शहर नहीं है। खड़गपुर वगैरह ये सब 10 लाख से नीचे ही आएगा, 10 लाख से नीचे Y class city तो हाँ, जमशेदपुर और जमशेदपुर, खड़गपुर, हाँ ये सब 10 लाख के नीचे ही Y होगा, class city. ठीक है। रांची में भी 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, रांची में भी 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा। नागपुर हो जाएगा 10 लाख से ज्यादा, यस नागपुर हो जाएगा। ये ऋषभ तेरे को पता है नागपुर का पॉपुलेशन? ऋषभ आजकल नागपुर में जा रहा है सर। ऋषभ मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? ऋषभ नहीं है क्या? था तो ऋषभ, कहाँ चला गया पता नहीं। ओके नागपुर आ जाएगा सर, ओके चलो देखो लखनऊ वगैरह आ जाएगा 10 लाख से 25 लाख के अंदर, यस। तो सिटीज हैविंग में शहर का, हाँ बोलो सर, हाँ बोल बोल ऋषभ बोल। नागपुर जनसंख्या 10 लाख बेसी आवे तो हाँ हाँ आराम से, यस आराम से, आराम से, बड़ा शहर है सर ऑब्वियसली। तो 10 लाख से 25 लाख के अंदर नागपुर आ जाएगा, ऐसे शहर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिटीज हैविंग पॉपुलेशन, मतलब ये सब शहर के बारे में इसलिए बताया बस आपके दिमाग को कनेक्ट करने के लिए। अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख है एज पर 2001 सेंसस, हाँ सर ऐसे तो लेटेस्ट सेंसस आ चुका है 2011 वाला, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी भी 2001 सेंसस को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेंसस मतलब जनसंख्या का जो काउंटिंग होता है ना उसको सेंसस बोलते हैं, ठीक है। जो लोग सेंसस वर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं हो उनको बता दे रहा हूँ, सेंसस का मतलब है पॉपुलेशन काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको सेंसस कहा जाता है, ठीक है। तो सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख, ओके, एज पर 2001 सेंसस, इनके केस में हिसाब हो जाता है सर 15% ऑफ सैलरी in respect of the period of occupation, in respect of the period of occupation minus rent recovered from employee, rent recovered from employee, rent recovered from
एम्प्लॉय। याद रखिएगा सर, मैं इसलिए ये सब चीजें लिखा रहा हूँ बिकॉज ये सब लिखने से आपको याद रहेगा, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट नोट्स देके ना 2 मिनट में ये काम को खत्म कर सकता था, बट मेरे को लगता है कि ये सब लिखना बहुत जरूरी है। लिखोगे तो याद रहेगा, अगर सिर्फ नोट्स देखोगे ना आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, इसीलिए ये सब लिख के बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगता है, बिकॉज अगर ये पता चल गया तो बाकी केस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सिटी का पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो आपके लिए हिसाब क्या हो जाएगा, 15% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कुछ भी अमाउंट लिया जाता है तो उसको माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, ये अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर, ये अमाउंट आपका एग्जेम्पशंस पे आ जाएगा, ओके। बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल में जाएगा, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड करने के बाद बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन का दूसरा पॉइंट। इसमें अभी भी चर्चा जारी रहेगा बिकॉज ये था पॉइंट नंबर 2, अभी पॉइंट नंबर 3 में जाना है सर। पॉइंट नंबर 3 में जाना, কোথায় বসাবো? अमाउंट इनर में बिठा दे, इनर में बिठा दे। आउटर में तो बेसिकली ये वाला एरिया में मैं आउटर में एक ही बार पुट कर दिया वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। अभी इसका अलग अलग केसेस होता है, जैसे एक पॉइंट 1 था जहां पर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट था, ठीक है, उसका हिसाब था लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट माइनस रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इसमें से जो भी होगा वो अमाउंट आएगा। सिर्फ पॉइंट नंबर 2 में आ गए। पॉइंट नंबर 2 जो था वेयर एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, उसके केस में आपके पास पहला कॉन्सेप्ट था पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से सिटीज हैविंग पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा, तो उसके हिसाब से आपको जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आपका माइनस, मतलब बेसिकली टोटल अमाउंट में पुट हो सकता है। माइनस करने के बाद आपका वैल्यूएशन में चला जा सकता है, डिपेंड करता है कैसा एम्प्लॉय है उसको कैसा फैसिलिटीज मिल रहा है। तो इसको इनर में ही रखना, हाँ आउटर में मत करना, इसको इनर में ही रखना। बोलो सर, समझ में आ रहा है ना? अभी तक का पूरा खेल समझ में आया कि नहीं आया? है दादा। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 मतलब इसी पॉइंट में चल रहा है, मतलब ये पॉइंट नंबर 2 मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट नंबर 2 चल रहा है ना, वेयर बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ओके, उसके अंदर हम लोग कहाँ चले गए, इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, उसी में चल रहा है। उसके अंदर पॉइंट 1, उसके अंदर पॉइंट 2, ठीक है। ये जो पॉइंट 2 मैंने बोला उसी के अंदर बोला मैंने। अच्छा, इसमें क्या बोलेंगे सर? सर बोलना ही है कि पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख लेस देन इक्वल्स टू 25 लाख। 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से इक्वल या कम है, वही एज पर 2001 सेंसस, ठीक है, एज पर 2001 सेंसस। इसका हिसाब है सर 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। एक ही बात है, जैसे 15% था, अभी 10% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ, सेम टू सेम पॉइंट होगा, बस परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन minus rent recovered from employee, okay sir, minus rent recovered from employee। इनर में ही कर लेना सर, इनर में ही अमाउंट को रख लेना। और एक पॉइंट नंबर 3 इसी तरह चलेगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 मतलब सर पॉपुलेशन, बोलो सर कुछ कहना चाहते हो क्या? एनी क्वेश्चन? ऊपर दिके লেখা হয়নি। ओ लिखा है नहीं, अच्छा लिख ले बाबू। 10% ऑफ सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर कुछ भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर होता है वो अमाउंट माइनस हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अगर रेंट रिकवर्ड कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ 10% ऑफ सैलरी आ जाएगा फिर, ঠিক আছে। ओके ओके। इन अदर सिटीज, सर अदर सिटीज मतलब
कोई और शहर जिसका पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के अंदर भी नहीं है, ठीक है, कोई और सिटी जैसे खड़गपुर, जैसे मैं आपको दिखा रहा था ना, केजीपी आ जाएगा आसपास में, और बड़ा शहर में, थोड़ा बड़ा शहर, बहुत बड़ा नहीं, उड़ीसा में कटक आ सकता है। हाँ, कटक मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है छोटा ही है, बहुत सुंदर शहर है, मैं गया हूँ। खड़गपुर तो आ जाएगा, इसका पॉपुलेशन मोस्ट प्रोबेबली 5-7 लाख 7 लाख ऐसा कुछ होगा, 10 लाख से कम है, इतना मुझे पता है। खड़गपुर के बारे में आई हूँ। अच्छा, तो बेसिकली समझ गए ना सर, इसके केस में क्या हो जाएगा, 7.5%। कितना है, 7.5%। 7.5% of salary in respect of period of occupation minus rent recovered from employees. Okay, सेम टू सेम इनर में ही रख लीजिएगा, ठीक है सर। याद रहेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट, बोलो सर। रेंट फ्री एकोमोडेशन का ये वाला बात याद रहेगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, और एम्प्लॉयर, सॉरी एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर, दोनों केस पढ़ लिया सर। पार्कोजिस का फर्स्ट पॉइंट था वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन इफ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय। ये वाला में आप लोगों ने देखा लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट माइनस रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर। सेकंड में वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, उसमें भी फर्स्ट पॉइंट था इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर उसका है तो उसमें भी देखना पड़ता है सिटी का पॉपुलेशन, ठीक है। सिटी का पॉपुलेशन पहले 15% के हिसाब से, फिर 10% के हिसाब से, फिर 7.5% के हिसाब से। अब क्या है सर, अभी अगर वो घर उसका नहीं है तो, मतलब एम्प्लॉयर का घर नहीं है तो, ओनर नहीं वो, तो क्या होगा, तो बात ऐसा हो जाएगा सर, इफ accommodation is taken on lease or rent by the employer, अगर एम्प्लॉयर लीज में ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, तब ये एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। ओके, अगर ऐसा बात है मतलब उसका ओनिंग नहीं है ना, अगर आप रेंट पे लेके अपने एम्प्लॉय को रख सकते हो ना, मैं एम्प्लॉयर हूं मानो, मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है, मैं घर को रेंट पे रखा, पर जिसको मैंने जॉब दिया, फिर मेरे रेंट में लिया हुआ घर पे मैं किसी और को, मतलब जो मेरे पास जॉब करने आया उनको मैं रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या रे? है दादा, एकदम कर सकता है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बोलता है सर लोअर ऑफ लीज रेंटल paid or payable by the employer or 15% of salary or 15% of salary, कोई भी एक, lower of the lease rental paid or payable by the employer or 15% of salary। इन दोनों में से जो पहले तो lower of the lease rental paid or payable या फिर 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो लेस होगा, ठीक है, लोअर होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा 15% ऑफ सैलरी या फिर लीज रेंटल पेड और पेएबल। मतलब पेड और पेएबल में फर्क क्या होगा, या तो पे कर दिया या तो पे करेगा, या तो पे कर दिया या तो पे करेगा फ्यूचर में। यहां से लेस करना है सर। सर लेस क्या करोगे, सर लेस कर दो रेंट रिकवर्ड फ्रॉम, कौन होगा सर, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, एम्प्लॉई सर, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है। ये जो भी अमाउंट होगा ये भी आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन में, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में पुट हो सकता है। तो ये सब अलग अलग हिसाब हो गया, दिस इज दी हिसाब, ये एक हिसाब, ठीक है,
ये रहा आपका एक हिसाब, ये रहा एक हिसाब, ये रहा एक हिसाब। इन दोनों से कुछ भी एक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी एम्प्लॉयर का घर है कि नहीं है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। हाँ सर बोलो, ये केस क्लियर हुआ कि नहीं? ये था हमारा टैक्सेबल पार्क्विजिट्स का पॉइंट नंबर ए। ये इतना देर से मैं जो बात कर रहा था ये पॉइंट ए में बात कर रहा था, ठीक है सर। अब आपसे मैं बात करूंगा पॉइंट बी में, ठीक है। अब आपसे मैं बात करूंगा पॉइंट बी में। सर बाद में थोड़ा सा गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना? पहले कितना सुंदर स्टोरी सुन रहे थे सैलरी का, अब जितना समय जा रहा है दिमाग में क्या हो रहा है, दिमाग खराब भी हो रहा है। खराब होने तो सर, दिमाग को अनइस्तेमाल करके रखोगे तो क्या काम करेगा? दिमाग को काम कराना है, नहीं तो उसका भी क्या हो जाए ना, पड़े पड़े जंग पड़ जाएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर। किसका ऑब्लिगेशन है? एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन। आपका कोई भी ऑब्लिगेशन अगर आपका एम्प्लॉयर पे करता है, बात समझ रहा है? सुबह का कोई ऑब्लिगेशन है, मतलब सपोज मानो कि प्रोफेशनल टैक्स पे करना है, बट सुबह का प्रोफेशनल टैक्स सुबह का एम्प्लॉयर पे कर देता है, जैसे पार्क्विजिट सर, ये पार्क्विजिट कहलाते हैं। लिख लो सर, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो सर बोलो। है दादा। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये आपका अमाउंट जो है ये आउटर में आ जाएगा, ठीक है। इनर में नहीं करना, इसको आउटर में ही पुट कर दो, थोड़ा बाहर करके आउटर में पुट कर दो, ठीक है। ये हो गया एक। सर और क्या हो सकता है? अरे और भी हो सकता है, रुको, पार्क्विजिट्स का लिस्ट लंबा है, बोला ना। अभी करते करते याद कर लो सर, बाद में और टाइम नहीं देना है। एनी सम पेएबल, এটা কি নাম্বার সি? yes, number C, very good sir, thank you. Number C, any sum payable by the employer to effect an assurance, to effect an assurance on the life, assurance on the life of the employee, or to effect a content, or to effect a contract for annuity। सर ये क्या है? सर ये कुछ नहीं है, जैसे मानो किसी के लाइफ का कुछ इंश्योरेंस वगैरह है। एनी सम पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू इफेक्ट एन एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब से लाइफ इंश्योरेंस टाइप का ही हो जाता है, ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब किसी के लाइफ के लिए कुछ पेमेंट है, किसी कारण से एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है, ताकि आप जिंदा रहो, आप हमेशा सही रहो, ठीक है। या फिर एनुइटी मतलब फ्यूचर में कुछ बड़ा अमाउंट आपके लिए जमा कर रहा है, लेकिन ये सब आप खुद नहीं कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कर रहा है, किसी भी तरह का। ये भी एक तरह का पार्क्विजिट्स है, ये भी एक तरह का पार्क्विजिट्स है। सी हो गया। इसमें एक चीज लिख के रखो सर, सी में, इसी पॉइंट में लिख के रखना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब उसके लाइफ के इंश्योरेंस के लिए जो भी खर्चा वो कर रहा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred by the employer, by the, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर करेगा वही वाला अमाउंट पार्क्विजिट्स में आ जाएगा सर, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर करेगा वही वाला अमाउंट आ जाएगा सर, ठीक है।
দাদা ইনকার্ডের পর কি লিখেছো? ইনকার্ডের পরে ইনকার্ড বাই দি এমপ্লয়ার, ইনকার্ড বাই দি এমপ্লয়ার। लिख लिया सर? हेलो, হ্যাঁ দাদা। ओके। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर ना लिखाना भूल गया, इसमें जगह नहीं होगा। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन था ना सर हमारा, ये वाला पॉइंट जो था, पॉइंट नंबर ए में, ए का एक यहाँ पर एक स्टार लगा दो। स्टार का मतलब है इसका एक नोट्स है, ठीक है। ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन पे एक स्टार लगा दो, और स्टार के नीचे एक काम करो सर, कहाँ लिखना चाहिए, आप कहीं पर भी आपके कॉपी में जहां पर भी आपको सुविधा होता है आप स्टार लगा के उसका ना एक नोट बना लो। एक इंपॉर्टेंट नोट छूट गया सर, इन केस मैंने बोल रहा था ना फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है, वहां पर आप एक पॉइंट लिख लो सर, इन केस ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, अगर एकोमोडेशन फर्निश्ड है, the value will be increased by 10% per annum of the cost of फर्नीचर। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर के ऊपर 10% लगाएगा, ठीक है। और हायर चार्जेस, मतलब जो अगर फर्नीचर हायर पे लेके रखा है, मतलब खरीदा नहीं है फर्नीचर, कई बार हम लोग रेंट पे ले लेते हैं ना, और हायर चार्जेस, जिस रेट पे आप हायर किए हो, रेंट पे लिए हो, उसके ऊपर 10%, एज द केस में भी, एज द केस में भी। मतलब आप समझ रहे हो ना, एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया, घर को फर्निश करके दिया, जो भी फर्नीचर है वो सब कुछ कहीं से हायर करके भी दे सकता है, खुद भी खरीद के दे सकता है। खुद खरीदा तो जो भी कॉस्ट होगा वो वाला अमाउंट ले लेगा, अगर हायर करके देगा तो उसका 10% ले लिया जाएगा, ठीक है, एज द केस में भी। और जो भी ये पॉइंट होगा इससे माइनस हो जाएगा, वही बात, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब बस बात का ध्यान रखिएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन जब भी करोगे, ये नोट्स है सर, ठीक है, ये नोट्स है, और नोट्स का स्टार आप लगा के रखे हो वहां पर, हाँ, तो याद रखिएगा आप कि जब भी आप रेंट फ्री एकोमोडेशन देखोगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन में अगर वो फार्निश्ड है तो उसमें 10% पर एनम का इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर के ऊपर, अगर फर्नीचर खरीदा है। अगर हायर करके रखा है तो उसके ऊपर 10%, जो भी आपका रेंटल चार्जेस या हायर चार्जेस है उसके ऊपर, वहां से अगर कुछ एम्प्लॉय को रिकवर करता है एम्प्लॉय से, वो वाला माइनस होगा। बोलो सर, बोलो, समझ में आ गया ना? मैं तब बोल रहा था, मैं लिखा ना भूल गया, वहां पर वहीं पर लिखा देना चाहिए था, बट मैं निकल के आ गया वहां से, तो जगह नहीं मिल रहा और मुझे। लिख लिया ना रे? अरे है हाँ दादा। यस सर। ओके सर, तो बोला था ना सर, सफरनामा है सैलरी का, चलेगा, अभी लंबा खींचेगा। अच्छा, तो एनी सम पेबल हो गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये भी हो गया। अच्छा सर, अभी आ जाएगा डी, पॉइंट डी, पाकुदिस पे पॉइंट डी। দাদা এটার অ্যামাউন্টটা কি বাইরে হবে? কত? অ্যামাউন্টটা কি বাইরে হবে? हाँ हाँ हाँ, अमाउंट बाहर एकदम ऑब्वियसली, मैं ऑलरेडी करके रखा आउटर में, ये देख आउटर अमाउंट है। पॉइंट डी आ जाओ सर, पॉइंट डी, पॉइंट डी में क्या है सर? वैल्यू ऑफ मोटर कार, वैल्यू ऑफ मोटर कार। मैं आपको बोला था ना, कंपनी आपको कार देता है, इसमें कितना सीसी का इंजन का कार देता है, ये इंपॉर्टेंट है। 1600 सीसी है या 1600 सीसी से ज्यादा है, 1600 सीसी या मोर देन 1600 सीसी, 1.6 लीटर भी बोलते हैं, मोर देन 1.6 लीटर या लेस देन 1.6 लीटर, कैसा इंजन देता है कार का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका पार्क। सर इसके लिए लिख के रखो सर, रेफर नोट, मतलब इसके ऊपर हम लोग नोट लिखेंगे, मतलब एक्चुअली इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन इसका जो भी अमाउंट होगा ये पार्क है, तो आउटर कॉलम में पुट कर दीजिए। अभी नहीं लिख पाएंगे
इतना समझ के रखो, मोटर कार का डिटेल चर्चा होगा। सर आगे बढ़ते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं स्किप किया, स्किप नहीं किया, मैं इसको बाद में लिखाऊंगा आप लोगों को, मोटर कार का पूरा डिटेल्स। एनी अदर परक्विजिट्स का डिटेल्स लिखो। पॉइंट नंबर ई, एनी अदर परक्विजिट्स। फॉर एग्जाम्पल सर बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी जो जो मोटा मोटी पॉपुलर है वो लिखाते हैं, थोड़ा जल्दी लिखो सर। प्रोविजंस ऑफ सर्विस ऑफ ए, सर स्वीपर झाड़ू लगाते आपके घर में आके कंपनी की तरफ से, आपका बड़ा घर है, लाइक जैसे आईपीएस आईएएस वगैरह के घर में आते हैं ना, आप देखे होंगे जिनको बंगला वगैरह मिलता है ना, आईपीएस आईएएस वगैरह जो हायर अथॉरिटी, हायर रैंकिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, वो भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। प्रोविजंस ऑफ सर्विस ऑफ ए स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, अरे होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलो सर क्या लगता है? पर्सनल अटेंडेंट, पर्सनल अटेंडेंट होता है ना, इसमें जो कॉस्ट आपका एम्प्लॉयर करेगा वो टैक्स, वो परक्विजिट्स है, मतलब वो भी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो मुझे कैश में नहीं मिल रहा है। एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर को जितना एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर by way of salary paid or payable for such service, for such सर्विस, वो सर्विस के लिए जितना पे या पेड हो रहा है सर्विस, माइनस अगेन, माइनस क्या होगा? अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट जाता है खुद से, वो वाला माइनस हो जाएगा, अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। अगर खुद से पे करेंगे तो वो परक्विजिट थोड़ी ना होगा, अगर एम्प्लॉय खुद से कुछ पे करेगा तो वो थोड़ी ना परक्विजिट होगा, इसलिए उसको माइनस करने का बार बार बात चल रहा है। इफ अगर कुछ भी अमाउंट खुद के थ्रू से पेमेंट हो रहा है, अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, वो टैक्स में नहीं आएगा। बोलो सर समझ में आया? दिस इज ऑल्सो परक्विजिट्स है ना, मैं ऑलरेडी एनी अदर परक्विजिट्स में, अच्छा लिखा है नहीं, ठीक है, एनी अदर परक्विजिट्स, अब यहाँ पर ही इसको लिख दो, अब वेराइटीज ऑफ मैं आपको आगे लिखा रहा हूँ, ये वाला छोड़ दो, ये वाला जरूरी नहीं, ठीक है ओके सर। और क्या है? नंबर 2 इसी में चलेगा अभी, एनी अदर में पॉइंट 1 था, एनी अदर में पॉइंट 2। सर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, water supplied by employer, gas supply, electric supply, water supplied by employer for household consumption, for household consumption, for household consumptions of the employee। ये अमाउंट भी आपका परक्विजिट्स है। समझ में आ रहा है ना सर, परक्विजिट्स में क्या आता है और अलाउंस में क्या आता है? क्या रे, क्या लगता है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अमाउंट पेड ऑन दैट अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर जो पेमेंट करेगा, अमाउंट पेड ऑन दैट अकाउंट, इसी में चल रहा है, अमाउंट पेड ऑन दैट अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर, किसको देगा? टू द एजेंसी ऑफ सप्लाई गैस एटसेट्रा, टू द गैस सप्लाई एजेंसी एटसेट्रा। माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? अरे बोलो सर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय ना। अरे क्या रे आप लोग, है कि नहीं है? आप लोग हो कि नहीं हो सर, बोलो। किसी का भी आवाज मुझे नहीं आ रहा है। आशीष, अच्छा चलो वेरी गुड सर, थैंक यू। अच्छा लिख लिए ये वाला,
ये वाला भी आपका पार्क्विजिट्स है, पार्क्विजिट्स का लंबा लिस्ट चल रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 लिखो सा, अच्छा इसको मैं यहाँ पर स्किप कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3 तो बाकी हाँ बोलो, लिखा नहीं है अभी? अच्छा लिख ले, लिख ले, लिख ले। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सैलरी का क्या क्या हिसाब रखना पड़ता है? सर बोलो सर। अभी जो लास्ट पॉइंट लिखा ये गैस सप्लाई वाला, इसका अमाउंट आउटर सप्लाई पे होगा? हाँ हाँ, आउटर आउटर में होगा, आउटर में होगा सर, आउटर में। ओके। ये हो गया रे, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखो सर। पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा आपका प्रोविजन ऑफ फ्री और कंसेशनल, फ्री और कंसेशनल एजुकेशन किसको देगा, कौन लेगा? फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज कौन रिसीव करेगा? कंसेशनल एजुकेशन एम्प्लॉय करेगा, किससे? एम्प्लॉयर से। फॉर एनी मेंबर, फॉर एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉय हाउस होल्ड। कोई भी घर का कोई भी लोग अगर स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन किसका स्कूल किसका कॉलेज, जिस कंपनी ने जॉब दिया उसका, ऐसे टाटा रिलायंस वगैरह का होता है सर, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्री जहां पर उनका चलता है, लाइक जामनगर में, जमशेदपुर में, ऐसा होता है सर, ठीक है, अपने एम्प्लॉय के बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वहां पर जाके, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है सर, कैलकुलेशन क्या होगा इसका? सर कैलकुलेशन कुछ ऐसा है, सम इक्वल टू दी एक्सपेंडिचर इनकर्ड by the employer minus amount paid or recovered, minus amount paid or recovered from the employee, from the employee। ये वाला बात ध्यान रखिए, बट साथ में एक चीज ऐड कीजिए, where educational institution, where তো কি লিখেছেন এই অ্যামাউন্ট পেড অন, এই লাস্টেরটা অ্যামাউন্ট পেড অন amount paid on from the paid employee or recovered or from the अच्छा employee, वही जो पॉइंट बार बार चल रहा है सर, अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर कुछ भी अमाउंट आप एम्प्लॉय से रिकवर करते हो वो आपका पार्क्विजिट से माइनस हो जाएगा, बिकॉज अगर एम्प्लॉय खुद कुछ पे कर देते हैं किसी पर्टिकुलर मामले में तो उसको पार्क्विजिट थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर से तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, बस यही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, वेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, where educational institutions is maintained or owned by, maintained and owned by employer, मतलब उसका ही है, वही मेंटेन करता है, वही ओन करता है, तब क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन, cost of such education in similar institution on that area, in similar education, similar institution, sorry, similar institution
in or near the locality, near the locality. यहां से माइनस कर दो सर, अमाउंट पेड, वही सेम बात, और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है. However, लिखिए सर, however, important पॉइंट चल रहा है. However, there would be no perquisites. There would be no perquisites if the value of benefit per child does not exceed. Very important point, sir. Does not exceed rupees 1000 per month. अगर 1000 रुपया पर मंथ से ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है तो पार्क्विजिट्स नहीं माना जाएगा. 1000 से ज्यादा बेनिफिट होगा तो पार्क्विजिट्स माना जाएगा. समझ में कुछ आया सर? ये बात याद रखिए, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओनर का होगा, मतलब एम्प्लॉयर का होगा, लाइक टाटा बिरला अंबानी जैसे होता है ना, उनका स्कूल होता है, ठीक है, तो वो स्कूल का क्या हिसाब माना जाएगा? वो तो प्राइवेट और बिजनेसमैन का स्कूल है. तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशंस इन और नियर द लोकेलिटी, है ना, तो वो स्कूल में क्या फैसिलिटीज है वो वाला अमाउंट लिया जाएगा. ठीक है, किस तरह का कॉस्टिंग पड़ता है वहां से माइनस करो अगर कुछ हम एम्प्लॉय से लेते हो. अगर पार्क्विजिट्स का मतलब अगर उस एजुकेशन का वैल्यू 1000 टका पर मंथ से कम है तो फिर वो पार्क्विजिट्स नहीं है. 1000 क्रॉस करेगा तो पार्क्विजिट्स माना जाएगा. ठीक है, इसमें एक नोट लगा दो, above perquisites are taxable, above perquisites are taxable only in case of specified employees. Specified employees कौन है? I will discuss in later stage. ठीक है, करेंटली पॉइंट को लिख के रखो. स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए ये सब पार्क्विजिट्स एकदम चुपचाप अप्लाई हो जाता है. ठीक है, 3 नंबर पॉइंट हो गया. 4 नंबर आज लिखेंगे. अच्छा ठीक है सर, छोड़ो अभी चलेगा ये, कल का क्लास में ये वाला पॉइंट में अभी बात चलेगा. कल थोड़ा सा स्टार्टिंग हाफ एन आवर मोस्ट प्रॉब्ली मुझे आपको ये चीजें बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको सैलरी का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो स्टार्ट करूंगा. तो याद रखिएगा सर, पॉइंट नंबर 3 तक मैंने आपको किया अदर पार्क्विजिट्स में. अदर पार्क्विजिट्स में भी और कुछ पॉइंट्स है और उसके बाद फाइनलाइजेशन. कुछ फाइनलाइजेशन के पहले क्या करना होगा वो आपका बाकी रहेगा. आपका क्या बोलते हो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह कुछ है. रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह हो जाए उसके बाद मैं आपको एक साथ सारा चीज बताऊंगा. ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? लिस्ट पहले हो जाए उसके बाद आपको जितना कैलकुलेशन है और जिसका मैं आपको रेफर नोट करूंगा, इसका मतलब मान लीजिएगा इसका क्लास में अलग से डिस्कशन होगा, बिकॉज वो खुद ही अपने आप में क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको HRA बताया, ऐसे HRA में थोड़ा लिखा दिया, HRA का क्वेश्चन करना है. रेंट फ्री एकोमोडेशन में आपको बता दिया, उसका भी अलग से मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको. ठीक है, फिर आपको मैंने रेफर नोट में मोटर कार किया, वो मोटर कार के बारे में आगे बात करेंगे. ठीक है, फिर आगे आपका क्या बोलते हैं उसको रिटायरमेंट बेनिफिट का एरिया है, वो उसका चर्चा होगा जिसमें पेंशन ग्रेचुइटी वगैरह सब कुछ है. तो कल ये सब चर्चा कर लेंगे सर. ठीक है, ओके सर, ठीक है, आज इतना ही है सर. ठीक है, आज तो बस प्रोविजन का ही मैं डिस्कस करूंगा, मतलब किया. कल भी थोड़ा होगा, फिर क्वेश्चन आंसर उसके बाद ही मैं चालू कर पाऊंगा. ठीक है, ओके, चलो फिर. कल ऐसे तो महालया है, छुट्टी नहीं है सर, क्लास होगा कल ही ना. महालया क्या रे? है सर, छुट्टी नहीं है सर. महालया का पूजा तो सुबह होता है, सुबह सुबह महालया का पूजा कर लो जिसको जो भी करना है, और फिर 11 साढ़े 11 से क्लास ज्वाइन कर लेना. ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके सर, बाय. ओके टाटा, बाय दादा. बाय सर.